अध्याय 96। एक रोशनी की आवश्यकता है। लवजॉय अपने पॉड में इंतजार कर रहा था। अपनी सफल उन्नति की खबर से उनके आरंभिक उत्साह ने आशंका के लिए रास्ता बना दिया। वह जानता था कि अब उसे दुर्जय विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि शीर्ष 100 में सबसे निचले स्थान पर रहने वालों ने भी सही रणनीति के साथ उनके लिए खतरा पैदा कर दिया। उम्मीद है कि इस बार मेरे डिजाइनर को दिमाग आ गया होगा और वह मुझे तलवार मुहैया कराएगा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पायलटों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। कैडेट लवजॉय पर उनके मेक डिजाइनर की कोई छाप नहीं थी, सिवाय इसके कि उनका काम ठोस था। यदि वह 3 घंटे के अंदर यूनिकॉर्न जैसी मशीन तैयार कर सकता है तो इसका मतलब है कि वह एक व्यवहार्य दावेदार है। उसने अपने होंठ चाटे। यदि मैं फाइनल में पहुंचने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सफल रहा तो मुझे कार्नेगी ग्रुप के मैककोर से प्रस्ताव मिल सकता है। एबेलार्ड एकेडमी के प्रत्येक कैडेट ने मैककोर में शामिल होने का सपना देखा। समूह की सबसे प्रतिष्ठित शाखा में सीधे कार्यरत लोगों को सबसे अधिक धन और अधिकार प्राप्त था। बदले में उन्हें अपने झंडे के नीचे सबसे कठिन लड़ाइयों में भाग लेना होगा और एक संयमित जीवन जीना होगा। दायित्वों के साथ भी इतनी प्रभावशाली नौकरी मुझे जीवन भर के लिए तैयार कर देगी। उसकी फली जल उठी। उसकी यंत्रणा उसकी चेतना का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। कैडेट लवजॉय ने अपना दिमाग खोला और अपने दिमाग को अपने नए तंत्र में शामिल करने की सामान्य दिनचर्या में शामिल हो गए। क्या यह फिर से वहां है? वह बुदबुदाया क्योंकि उसे अपने दिमाग में एक झुनझुनी महसूस हुई। मेरे तंत्रिका इंटरफेस में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। मैंने कल तकनीशियनों को इस विसंगति की सूचना क्यों नहीं दी? उसने अपनी कसम खाई। वह एक मैच में उतरने वाला था। यह उनकी तकनीकी समस्याओं को ठीक करने का समय नहीं था। उर्ग। फिर अगली बार। एक बार कनेक्शन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद लवजॉय ने सावधानी से अपनी इंद्रियों को बढ़ाया। उसे कुछ भी अनुचित नहीं मिला, इसलिए उसने अपनी सतर्कता छोड़ दी और अपनी नई मशीन को देखा। संवेदनाओं ने उसे कुछ देर के लिए अभिभूत कर दिया। मशीन इतनी आसानी से चली कि वह भ्रमित हो गया कि क्या यह उसका अपना शरीर है। हालांकि जब उसे मशीन की सामान्य सुस्ती का अनुभव हुआ तो वह अंततः शांत हो गया। फिर भी उसने इस नई मशीन का आनंद लिया। यह मशीन एक डमी की ट्रेनिंग मैच से काफी बेहतर है। एक बार जब उसे इसकी हरकतों की आदत हो गई तो उसने कहा, यह बहुत बुरा है कि डिजाइनर ने मेरी मशीन के साथ एक लंबी तलवार चलाना चुना। मैकलॉन्गस अवार्ड्स की विशेषता उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। उन्हें एक हाथ या 2 हाथों से चलाया जा सकता था और यदि पर्याप्त बल लगाया जाए तो वे अच्छी तरह से संरक्षित हिस्सों को काट और छेद सकते थे। इस बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें मत्स्य तलवारों के सर्वोत्कृष्ट जैक में बदल दिया। लवजॉय ने बड़ी 2 हाथ वाली तलवारें चलाना पसंद किया। उनकी युद्ध शैली विनाशकारी प्रहारों की झड़ी लगाने के लिए घूर्णी गति उत्पन्न करने के इर्द गिर्द घूमती थी। ऐसी शैली हथियार के स्थायित्व को बहुत महत्व देती है। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, मैच शुरू हो गया। उसके चारों ओर का अंधेरा गायब हो गया और एक रेगिस्तानी अखाड़े का वातावरण सामने आ गया। लवजॉय पर्यावरण को लेकर दुविधा में थे। उनका तंत्र गर्मी पैदा करने वाले हथियारों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं था, इसलिए उन्हें एक फायदा होना चाहिए। दूसरी ओर बाधाओं की कमी का मतलब था कि उसे दूर से ही मार गिराया जा सकता था। यह सब प्रतिद्वंद्वी पर निर्भर था। जब लवजॉय ने अपने सेंसर चालू किए तो उन्हें एक बहुत शक्तिशाली सिग्नल दिखाई दिया। यह एक भारी यंत्र न होगी। यह पता चलने पर उसकी भौहें तन गईं। भारी यंत्रों ने कवच और मारक क्षमता के लिए गतिशीलता का त्याग कर दिया।
प्रत्येक मशीन जो इस तरह के भारी पत्थर को हटाना चाहती थी, उसे बहुत सारे बलिदान देने पड़े। उनका स्वॉर्ड डांसर करीब आ गया। मैदान के सीमित आकार के कारण उन्हें अपना समय लगा। मध्यम गति ने उसे रेतीली मिट्टी पर अपना पैर जमाने की भी अनुमति दी। प्रत्येक वातावरण ने मैच के लिए अलग अलग चुनौतियां पेश की, और रेतीले रेगिस्तानों ने पैरों से नरक की भूमिका निभाई। सौभाग्य से, जबकि उसके मे के पैर बहुत बड़े नहीं थे, तल वे बहुत गहरे डूबने से बचने के लिए पर्याप्त चौड़े थे। भारी मछ देखने में आया। इसके आकार और भारीपन को ध्यान में रखते हुए यह अपनी जगह से नहीं हिला, कहीं ऐसा न हो कि इससे अपना ही आधार खराब हो जाए। लानत है, यह एक भारी झड़प है। फिर भी यह इसके सबसे खराब वातावरणों में से एक है। दूसरे दौर की क्रमिक द्वंद्व युद्ध यादृच्छिक अखाड़ा वातावरण में हुई। यह कई यांत्रिक द्वंद्वों में मानक था। यह बस इतना हुआ कि यह भारी झड़प, जो गर्मी पैदा करने वाले हथियारों जैसे कि कलाई पर लगे फ्लेम थ्रोवर और कंधे पर लगे लेजर तोपों के आसपास बनाई गई थी, ने भारी मात्रा में गर्मी उत्सर्जित की। इस नकली रेगिस्तान जैसे गर्म वातावरण में वह एक मौत की घंटी थी। हा, यह मेरा भाग्यशाली दिन है। लवजॉय खुश हुए और जिगजैग पैटर्न में अपने प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचे। भारी झड़प करने वाले ने अपने फ्लेम थ्रोअर तैयार कर लिए, लेकिन सबसे पहले अपनी लेजर तोपों से फायरिंग शुरू की। उच्च शक्ति वाले, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों में अच्छी सटीकता थी। जब वे फायर करते थे तो उनकी लाइट स्पीड किरणें चकमा नहीं दे पाती थीं, इसलिए लवजॉय केवल अपने अंतर्ज्ञान और उनके बैरल के कोण पर भरोसा करते हुए ही चकमा दे सकते थे। हे भगवान, जिसने भी उस मशीन को डिजाइन किया है वह लेजर का विशेषज्ञ है। हथियार भारी में की लक्ष्यीकरण प्रणालियां उसके घूमते तलवार डांसर को लॉ करने में उत्कृष्ट लग रही थीं। ढाल के बिना लवजॉय के पास अपनी मशीन पर एक दो बार प्रहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके स्वॉर्ड डांसर ने हिट्स फैलाकर जितना संभव हो उतना नुकसान कम करने की कोशिश की। फिर भी उन्हें एक विनाशकारी आघात का सामना करना पड़ा जब उनके मे का बायां हाथ बेकार हो गया। आप उसके लिए भुगतान करेंगे। एक हाथ में लंबी तलवार लेकर उसने प्रतिशोधपूर्ण क्रोध से दूरी कम कर दी। जिस मेक को उन्होंने चलाया वे उनके हर विचार की सराहना करता था, जिससे उन्हें अपने मेक के साथ रूपक रूप से नृत्य करने की अनुमति मिलती थी। यह एक उत्कृष्ट अनुभव था जिसने उनके विमान संचालन कौशल को और अधिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी चकमा देने की क्षमता में भी सुधार किया। अब जब वह करीब पहुंच गया तो उसने भारी मशीन के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उनकी गति ने शक्तिशाली लेकिन धीमी लेजर तोपों की धीमी गति को मात दे दी। झड़प करने वाले ने अत्यधिक गर्म लेजरों को छोड़ दिया और अपनी भुजाएं ऊपर उठा दी। रासायनिक रूप से बढ़ी हुई आग की लपटें कलाइयों से दूर चली गईं। अत्यधिक गर्मी से रेगिस्तान और भी अधिक गर्म हो गया। यहाँ तक कि लवजॉय को भी यह भ्रम हो गया कि वह किसी ओवन में घुस गया है। शुरुआती लपटों से बचने के लिए उसका यंत्र बेतहाशा पीछे कूद गया। क्योंकि जलते हुए तरल पदार्थ कुछ भी नहीं पकड़ पाए, वे रेगिस्तान में गिर गए और जलते रहे। लवजॉय की आंखों में चमक आ गई जब उसने गिरी हुई लपटों के चारों ओर चक्कर लगाने और पीछे से झड़प करने वाले के पास जाने की कोशिश की। भारी मेक आत्मसंतुष्ट नहीं था और आग की लपटों का एक और गोलाबारी की, केवल तलवारबाज मेक को सुरक्षित वापस कूदने के लिए। इस पैटर्न को कई बार दोहराने के बाद भारी झड़प अंततः अपनी ही लपटों से घिर गई। आग के केंद्र में तापमान बढ़ता रहा। हा, रोशनी चाहिए। लवजॉय हंसे क्योंकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि किस पायलट ने खुद को अपनी आग की लपटों में फंसने दिया।
शत्रु पायलट अवश्य ही एक लाड़ प्यार वाला विशेषज्ञ रहा होगा जो केवल एक मैक प्रकार का पायलट करना जानता था। लवजॉय जैसा कोई व्यक्ति जिसने तलवारों पर निर्णय लेने से पहले धैर्य पूर्वक हर प्रकार की तकनीक और हथियार की बुनियादी बातों में महारत हासिल की, उन्होंने शॉर्टकट अपनाने वालों का तिरस्कार किया। रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें एकेडमी में दोगुनी मेहनत करनी पड़ी। मैं नहीं जानता कि तुम कौन से आलसी कमीने हो, लेकिन तुम्हारा काम खत्म हो गया। बाकी मैच में बहुत कम सस्पेंस रहा। लवजॉय ने अपनी तलवार निकाली और अपनी छोटी सी लेजर पिस्तौल निकाल ली। उसने आग की लपटों से उचित दूरी बनाए रखी और आग की लपटों के बीच अपनी पिस्तौल से फायर करते हुए चारों ओर चक्कर लगाया। झड़प करने वाले की विशाल मात्रा ने मेक पर हमला करना आसान बना दिया, भले ही अधिकांश शॉट इसके प्रभावशाली कवच से छूट गए। मैदान के बाहर टिप्पणीकारों ने इस द्वंद्व की अजीब परिस्थिति पर ध्यान दिया। उस द्वंद्व को देखो, मैंने 3 साल में ऐसा प्रहसन नहीं देखा। वे अत्यंत तीव्र लपटे हैं। आमतौर पर मैं इस तरह के मजबूत त्वरक को तैयार करने के लिए डिजाइनर की सराहना करूंगा, लेकिन इस तरह के अनजान पायलट के साथ वह अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार सकता है। पायलट माइकल फोरन्यू हैं। वह एक प्रसिद्ध लेजर निशानेबाज हैं। इस तरह की व्यवस्था से उसे अपनी पूरी ताकत से खेलने की अनुमति मिलनी चाहिए। अगर फ्लेमेथ्रोवर को इसमें शामिल न किया जाए, क्या उसने कभी झड़प करने वालों पर एक भी कक्षा में भाग लिया है? अपनी लपटों पर नजर रखना आपके दिमाग में डाला गया पहला पाठ है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरी राय में कैडेट फोरन्यू इस मंच पर आने के योग्य नहीं है। भावी विशेषज्ञ होने की सराहना करने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह कितना अपमानजनक प्रदर्शन है। दर्शकों में से हर कोई सहमत नहीं था। पायलटों के पास यांत्रिकी में पारंगत होने के लिए केवल सीमित समय था। हर प्रकार की तकनीक और हथियारों में बुनियादी दक्षता हासिल करने में कई साल लग गए। यदि किसी पायलट के कौशल की सीमा को व्यापक बनाने में लगने वाला समय उन्हें गहरा करने पर केंद्रित होता, तो उनके पास अधिक विशेषज्ञ और कुशल पायलट हो सकते थे। वेस की चचेरी बहन मेलिंडा जैसे उन्नत पायलट 1 दर्जन से भी अधिक थे। कोई भी अच्छी एकेडमी हर साल ढेर सारे उन्नत पायलट तैयार करती है। हालांकि फ्राइडे कोएलिशन जैसा दूसरे दर्जे का महान राज्य भी बड़ी संख्या में विशेषज्ञ पायलट तैयार नहीं कर सका। मांग अभी भी आपूर्ति से काफी अधिक है। जैसे जैसे टिप्पणीकार बातचीत कर रहे थे, भारी झड़प में लगातार होने वाली क्षति कम हो गई। लगातार 5 मिनट की गोलीबारी के बाद आग की लपटें कम होने लगी, लेकिन भारी मशीन खतरनाक रूप से गर्म हो गई थी। इसके पायलट ने अपनी मशीन को और अधिक नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से मैच गंवा दिया। जब जीत हासिल करने की कोई संभावना नहीं थी, वो आसान था। कैडेट लवजॉय ने सोचा कि उसका क्षतिग्रस्त मेक मैदान छोड़कर चला गया और मेक डिजाइनर के पास लौट आया। उसकी चेतना मशीन से अलग हो गई। उनका अगला द्वंद्व 2 घंटे से भी कम समय में शुरू हुआ, इसलिए उनके पास ब्रेक लेने के लिए काफी समय था। दूसरी ओर वेस ने अपने प्रतिद्वंद्वी की मूर्खता पर अपना सिर हिला दिया। आसान जीत हासिल करने के बारे में उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि उन्हें इस बात का अफसोस था कि कई बार उनके बच्चे को कंधे पर लगी लेजर तोपों से चोट लगी थी। एक बार जब उसकी मशीन क्षति को विस्तार से देखने के लिए काफी करीब आ गई, तो उसने फुसफुसाया, यहाँ तक कि संपीड़ित कवच उच्च शक्ति वाली लेजर किरण को नहीं रोक सकता। लेजर तोपों में विनाशकारी मात्रा में ऊर्जा होती थी, जबकि संपीड़ित कवच ने क्षति को आंतरिक तक पहुंचने से रोकने का अपना काम किया। कवच के अधिकांश हिस्से को प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी। लवजॉय ने मे के पूरे फ्रेम पर क्षति फैलाने की कोशिश की, और जबकि यह सही कॉल था, इसने वेस को सिरदर्द भी दिया।
लेजर तोपों और लेजर राइफलों के बीच अंतर केवल पैमाने तक ही सीमित नहीं था। हथियार डिजाइनरों ने अक्सर दीर्घकालिक स्थायी क्षति से निपटने के उद्देश्य से लेजर राइफलें बनाई। दक्षता और स्थायित्व शक्ति और पैठ से अधिक मायने रखता है। लेजर तोपों ने उन प्राथमिकताओं को बदल दिया। वे कवच की मोटी परतों के माध्यम से तुरंत पिघलने और एक पल में विनाशकारी मात्रा में तापीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए बनाए गए थे। उच्च पैठ और पुनः आपूर्ति में आसानी के संयोजन के कारण युद्ध के मैदान में पायलटों को लेजर तोपों का उपयोग करना पसंद था। संक्षेप में, लेजर तोपों से हुई क्षति ने उसकी मशीन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। वेस केवल एक ही काम कर सकता है कि अगला द्वंद्व शुरू होने से पहले जितना संभव हो उतना प्रतिस्थापन तैयार कर ले। उन्होंने पहले सबसे आवश्यक भागों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संपीड़ित कवच चढ़ाना का एक नया सेट तैयार किया। सौभाग्य से द्वंद्व की छोटी अवधि ने उनके पक्ष में काम किया। सभी प्लेटों को बदलने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने पर्याप्त निर्माण किया और 2 घंटे बीतने से ठीक पहले सभी क्षतिग्रस्त प्लेटिंग को बदलने में कामयाब रहे। मैं उस अवशिष्टता क्षति के बारे में कुछ नहीं कर सकता जो कवच को पार करने में कामयाब रही। वेस अफसोस से बुदबुदाया। उन लेजरों ने वास्तव में बहुत बड़ा प्रहार किया, और भले ही कवच ने अधिकांश गर्मी को तितर बितर कर दिया, फिर भी थोड़ी सी मात्रा ने उसके यंत्र के अंदर गहराई तक कहर बरपाया। यह अगले द्वंद्व के लिए बहुत अधिक मायने नहीं रखेगा, लेकिन यदि आंतरिक क्षति बढ़ती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आंतरिक घटकों को बदलने में हमेशा अधिक कठिनाइयां आती थीं। हिस्सों के आपस में जुड़े होने के कारण आंतरिक हिस्सों को बदलने में बहुत अधिक समय लगा। अध्याय 97। घिसा पिटा दूसरा द्वंद्व शुरू हुआ। कैडेट लवजॉय विषम संवेदनाओं के आदी हो गए और उन्हें महत्वहीन भूत समझकर दूर कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना ध्यान अपनी मशीन की स्थिति पर केंद्रित किया। उसका मुंह सिक उड़ गया। मुझे अपना डिजाइनर अधिक से अधिक पसंद है। मेरा कवच अपनी चमकदार स्थिति में वापस आ गया है। उनके तलवार नर्तक ने अगली लड़ाई की प्रत्याशा में अपनी तलवार पकड़ ली। लवजॉय को उम्मीद है कि इस बार उनके विपक्ष को अधिक सफलता मिलेगी। आखिरी द्वंद्व इतना अपमानजनक था कि उसे कोई गर्व महसूस नहीं हुआ। अंधेरा कम हो गया, जिससे सामान्य उपनगरीय वातावरण का पता चला। छोटे छोटे घर और नगर पालिका पार्क मैदान में फैले हुए थे। बाधाएं इतनी ऊंची थीं कि एक मशीन में बाधा डाल सकती थीं, लेकिन इतनी छोटी थीं कि उनके दृश्य को अवरुद्ध न कर सकें। यह एक पेचीदा माहौल था जो दूरगामी हथियारों को पसंद करता था। वहां पर उन्होंने अपने विरोध पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, यह एक हल्का उत्पीड़क निकला। एक ऐसा मैच जो अपने स्वॉर्ड डांसर की तरह हाथापाई मैच के चारों ओर रिंग चलाने में माहिर था। लानत है, यह एक चुनौती है। उनके दूसरे द्वंद्व के बारे में आशावादी एकमात्र बात यह थी कि लाइट में को बहुत अधिक क्षति हुई थी। कुछ मरम्मत के बाद भी इसके धड़ को मध्यम क्षति हुई, जहां एक तोपखाने का गोला फट गया होगा। मैं इसका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकता हूँ। लवजॉय ने तलवार को वापस अपनी जगह पर ले जाया और कमजोर छोटी लेजर पिस्तौल को फिर से वापस ले लिया। वह थोड़ा उदास महसूस कर रहा था कि वह अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन नहीं कर सका और इसके बजाय उसे अपने दयनीय बैकअप हथियार पर निर्भर रहना पड़ा। फिर भी अपने से तेज गति से चलने वाली मशीन के खिलाफ दुश्मन का पीछा करना मूर्खता होगी। हल्के उत्पीड़क ने सबसे पहले उस पर अपनी हल्की लेजर राइफल से फायर करके जवाब दिया। हथियार की फायरिंग दर अधिक थी, लेकिन प्रत्येक लेजर बीम के पीछे की शक्ति कमजोर थी। भले ही स्वॉर्ड डांसर को हिट मिले, लेकिन इसके संपीड़ित कवच की ताकत के कारण इसकी अखंडता पर कोई असर नहीं पड़ा। रुक रुक कर होने वाली क्षति को फिलहाल नजरअंदाज करते हुए
स्वॉर्ड डांसर ने दूरी कम कर दी, जबकि हल्का उत्पीड़क दूरी बनाए रखने की कोशिश करता था। जटिल वातावरण हमेशा इसे संभव नहीं बनाता था, जबकि किसी भी मशीन के पास किसी भी आवासीय घर से टकराने के लिए पर्याप्त बल था। इस तरह के कृत्य ने इसे धीमा कर दिया, जबकि कुछ मामूली क्षति भी हुई। एक नाजुक मशीन के लिए जो अपनी गतिशीलता को महत्व देती थी, यह अस्वीकार्य था। चिकन, यहाँ वापस आओ। लवजॉय ने अपनी पिस्तौल से फायरिंग शुरू करते ही कुम पर चिल्लाया। हालांकि इसकी शक्ति उत्पीड़क के हाथों में मौजूद राइफल की तुलना में फीकी थी, लेकिन लाइट मैक का कवच बहुत अधिक प्रहारों का सामना नहीं कर सका। पिस्तौल को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए लवजॉय ने सावधानी से अपने शॉट्स की गति बढ़ाई। उसने विशेष रूप से लाइट में के क्षतिग्रस्त धड़क पर निशाना साधा ताकि इसकी आंतरिक क्षति को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार दोनों टीमों के बीच लंबी गोलीबारी हुई। एक बार जब उनके हथियार ज्यादा गर्म हो गए तो दोनों मशीनों के लिए आग की दर धीमी हो गई। लेजर राइफल को उस पहलू में फायदा हुआ क्योंकि बड़े हथियार ने अपनी गर्मी को बेहतर तरीके से फैलाया। स्वॉर्ड डांसर ने अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत अधिक क्षति अर्जित करना शुरू कर दिया। यार, यही कारण है कि मैं नफरत करता हूँ प्रकाश मैचेस, लवजॉय ने शिकायत की और कुछ और गालियां दी जब एक भाग्यशाली लेजर किरण ने उसके मैक के क्षतिग्रस्त पैर के एक हिस्से को गोली मार दी। लाइट मेक ने देखा कि स्वॉर्ड डांसर के पैर सामान्य से अधिक पतले थे और इसलिए उसने अपनी मारक क्षमता का अधिकांश भाग वहीं केंद्रित किया। विनाशकारी प्रहार ने कुछ अंदरूनी हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे लवजॉय की मशीन की गति अचानक कम हो गई। चलो, वह छूट वाली लेजर राइफल मेरे कवच को पार करने में कैसे सक्षम है? 1 मिनट बाद पासा पलट गया। हालांकि तलवार नर्तक के पैर चबाने लगे, पिस्तौल ने अंततः एक आशाजनक परिणाम प्राप्त किया। नवीनतम कम शक्ति वाली किरण जो पिस्तौल से बच गई, प्रकाश में के धड़ के झुलसे हुए हिस्से को भेदने में कामयाब रही। उस क्षेत्र में किए गए सभी क्रमिक प्रहारों का फल मिला। जैसे ही इसके पावर रिएक्टर ने आपातकालीन शटडाउन शुरू किया, लाइट मशीन पलट गई। इससे पहले कि लवजॉय कुछ और गोलियां चला पाता, दुश्मन पायलट ने तुरंत अपने आत्मसमर्पण का संकेत दिया। सच में, यदि दोनों में अपनी चरम स्थिति में होते तो स्वॉर्ड डांसर हार जाता। धीमी मध्यम मशीन के पास किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा संचालित हल्की मशीन को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि इसकी लेजर राइफल एक हल्का संस्करण हो सकती है, फिर भी यह प्राथमिक हथियार के रूप में कार्य करती है। स्वॉर्ड डांसर द्वारा संचालित बैकअप लेजर पिस्तौल की तुलना नहीं की जा सकती। सचमुच भाग्य मुझ पर फिर मुस्कुराया। लवजॉय को इस असमानता का एहसास हुआ तो वह मुस्कुराया। उन्होंने वो मैच जीता जो उन्हें हार जाना चाहिए था। आपके लिए दुर्भाग्य। अगली बार अपनी मशीन को बेहतर स्थिति में रखने का प्रयास करें। फिर भी स्वॉर्ड डांसर के आधे कटे पैर के कारण उसे अपने अगले द्वंद्व में उसी स्थिति से पीड़ित होने का जोखिम उठाना पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि उनका डिजाइनर बचे हुए समय में पैर को ठीक कर सकता है। लाइट मेक के खिलाफ उनके शूटआउट में काफी समय खर्च हुआ। दरअसल वह इस पहले से ही उदास महसूस करने लगा था। हालांकि लेजर कवच को भेदने के लिए सबसे इष्टतम हथियार नहीं हो सकते हैं। एक बार जब यह सुरक्षा की परत को पार कर जाता है तो वे भारी क्षति से निपटने में सक्षम होते हैं। ऊर्जा के अचानक स्थानांतरण ने किरण से प्रभावित क्षेत्र के पास के कई कमजोर छोटे घटकों को नष्ट कर दिया या पिघला दिया। कुछ केबल और छोटे घटक पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गए, जबकि अधिक दूर के हिस्सों में केवल अत्यधिक गर्मी के लक्षण दिखाई दिए। व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में ये आधे पिघले हुए हिस्से अब क्रियाशील नहीं रह सकते हैं। उचित मरम्मत कार्य के लिए वेस को सभी क्षति को साफ करने की आवश्यकता थी।
भले ही वे कितनी भी हल्की क्यों ना हुई हों। मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। यह पूरे पैर की मरम्मत के लिए पर्याप्त नहीं है। तकनीशियनों को इस प्रकार के मरम्मत कार्यों से नफरत थी, जबकि वे इस भाग्यशाली था कि आंतरिक फ्रेम को कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। सभी छोटे घटकों को छांटने और उन्हें बदलने में काफी परेशानी हुई। उसे मशीन को हुई अन्य क्षति को भी अलग रखना पड़ा। मैं शर्त लगाता हूं कि यह क्विक फोर्ज बाल्टी मरम्मत को स्वचालित कर सकती है। वेस ने साहसपूर्वक अनुमान लगाया। मशीन में भरी गई स्वचालन की मात्रा पुस्तकों की एक पूरी लाइब्रेरी को भर सकती है। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि मशीन को इस हद तक मैन्युअल रूप से संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने संभवतः आसान मोड को बंद कर दिया है, इसलिए मेरे जैसे मशीनी डिजाइनरों को हमारे परिणामों के लिए काम करना होगा। कोई अन्य विकल्प न होने पर बेस ने असहाय होकर पैर की मरम्मत शुरू कर दी। उन्होंने मशीनरी के पूरे हिस्से को नष्ट करके जितना संभव हो सके उतना समय बचाने की कोशिश की। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि जो चीजें उसने हटाई हैं वे काम कर रही हैं या नहीं। जहां तक उनका सवाल है, अत्यधिक गर्मी की निकटता ने उन सभी को प्रभावित कर दिया था। प्रत्येक घटक की अखंडता का परीक्षण करने में बहुत अधिक समय लगा। अब मुझे निर्माण करना होगा और प्रतिस्थापन वापस रखना होगा। अधिकांश आंतरिक भागों में केबल, बोल्ट और अन्य विविध चीजें जैसे साधारण हिस्से शामिल थे। वे सरल हिस्से थे जिनके उत्पादन में बहुत कम विचार की आवश्यकता थी। असली चुनौती तब शुरू हुई जब उसे खोखले हो चुके पैर में हिस्सों को वापस डालना पड़ा। वेस को यह गलत धारणा थी कि वह सबसे अधिक कठिनाई वाली पहेली खेल रहा है। कभी कभी उसे पुर्जों को उसके सही स्थान पर रखने के लिए किसी बाधा में से उसे भरना पड़ता था। उन्होंने सावधानी के बजाय गति को प्राथमिकता दी, जिससे मरम्मत में ज्यादा मदद नहीं मिली क्योंकि अन्य हिस्से कभी कभी आकार से बाहर हो जाते थे। जैसे ही घड़ी समाप्त होने लगी, बेस ने उसकी मरम्मत में भाग लिया और यहाँ तक कि इधर उधर खिसकना भी शुरू कर दिया। अनजाने में हुई क्षति से पैर पर केवल मामूली प्रभाव पड़ा, लेकिन कम से कम वह प्रतिस्थापन कवच को वापस रखने में सक्षम था। ठीक है, तीसरा द्वंद्व शुरू होने दीजिए। कैडेट लवजॉय अपने आखिरी मैच से पूरी तरह उबर भी नहीं पाए थे कि उन्हें स्वॉर्ड डांसर में वापस फेंक दिया गया। लंबे द्वंद्व ने उसे निराश कर दिया। जब उसकी चेतना ने पूरी तरह से उसकी यंत्रणा को पकड़ लिया, तो उसने तुरंत क्षति का निरीक्षण किया। उसने अपने दांत चटकाए। पैर बेहतर दिखता है, लेकिन सर्वोत्तम स्थिति में नहीं। मेरा कवच कवरेज अभी भी वैसा ही है। फैले हुए लेजर शॉट्स ने स्वॉर्ड डांसर के पैरों के अलावा अन्य हिस्सों को भी झुलसा दिया। हालांकि वे संपीड़ित कवच में नहीं घुसे, फिर भी उन्होंने इसे काफी हद तक कमजोर कर दिया। तीसरा द्वंद्व तब शुरू हुआ जब जमी हुई झील का वातावरण सामने आया। बर्फ की मोटी परतों ने यह सुनिश्चित किया कि अधिकांश मशीनें अपनी पकड़ बनाए रख सकें, लेकिन सतह पर किसी भी बड़े प्रभाव से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कहीं जमीन का कोई धब्बा नहीं मिला। जमे हुए वातावरण ने भारी मात्रा में गर्मी उत्पन्न करने वाली मशीनों को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए, लेजर ओवरहीटिंग की चिंता किए बिना अधिक बार और उच्च शक्ति के साथ फायर कर सकते हैं। दूसरी ओर, अत्यधिक जमे हुए वातावरण में सब कुछ बेहतर ढंग से काम नहीं करता। कई मेक को औसत ईरान तापमान रेंज में बेहतर ढंग से काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। पर्यावरण मानक से जितना अधिक विचलित हुआ, उतने ही अधिक कुछ हिस्से खराब होने लगे। मेरा मेक ठीक होना चाहिए, लवजॉय ने निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि वे कोई विशेषज्ञ नहीं थे। तलवारबाज मशीन कोई यांत्रिक रूप से जटिल मशीन नहीं है। इसके अंदर बहुत अधिक असुरक्षित सामान नहीं होना चाहिए। तलवार नर्तक तेजी से गरजती हुई बर्फ के बीच से गुजरा।
उसे अपने मेक डिजाइनर को अधिक समय देने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना था और उसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना था। 1 मिनट बाद उसके सेंसर ने बीप बजाई क्योंकि उसे ताप स्रोत मिला। सिलहूट एक मध्यम शूरवीर निकला। मेक बिल्कुल नया लग रहा था। इसके कवच पर कुछ छोटी मोटी खरोंचों के अलावा संपूर्ण कवच ऐसा प्रतीत होता था मानो इसने कभी द्वंद्व युद्ध में प्रवेश ही नहीं किया हो। लवजॉय के लिए इसका चिंताजनक प्रभाव था। या तो पायलट या मेक डिजाइनर एक विलक्षण व्यक्ति है। उन्होंने उस मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया जहां वे दोनों प्रतिभाशाली निकले। उनके पक्ष में एकमात्र बात यह थी कि तलवारबाज योद्धा आमतौर पर शूरवीरों को आमने सामने से हराते थे। नाइट मेक ने तलवार नर्तक को देखा और उसकी प्राचीन पतंग ढाल तैयार की। बेहतर होगा कि तुम इस बार मेरा ठीक से मनोरंजन करो, लवजॉय ने शत्रु शूरवीर को ताना मारा। मैं अभी कुछ ऐसे द्वंद्वों से बाहर आया हूं जहां मेरी तलवार की भी जरूरत नहीं थी। आशा है कि आप मेरी युद्ध की लालसा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त समय तक टिके रहेंगे। हालांकि माहौल बेहतर हो सकता था। लवजॉय को खुशी थी कि आखिरकार उसे पुराने जमाने का हाथापाई वाला द्वंद्व देखने को मिला। उसने अपनी मशीन की गति बढ़ा दी और ध्यान दिया कि स्थिर पैर अभी के लिए रुका हुआ है। आश्वस्त होकर उसने एक सशक्त क्षैतिज स्लैश का प्रयास करके दिल से खुद को लड़ाई में झोंक दिया। शूरवीर कोई नकली नहीं था और उसने स्पष्ट हमले को रोकने के लिए अपनी ढाल को तैनात कर दिया था। हालांकि प्रहार के पीछे की अविश्वसनीय ताकत ने शूरवीर को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। पहला झटका मारने का इरादा नहीं था, बल्कि एक योजनाबद्ध चाल के रूप में था जिसने दुश्मन के पहरे को तोड़ दिया। कैडेट लवजॉय की आंखें चमक उठी जब उनका मेक शील्ड के चारों ओर नृत्य कर रहा था। उसकी तलवार नर्तक ने अचानक अपना घुमाव आरक्षित कर लिया और उसकी तलवार दूसरी दिशा से वापस घूम गई। शूरवीर ने धीरे धीरे अपने पैरों को फिर से खड़ा करने की कोशिश की और साथ ही अपनी ढाल को भी ऊपर लाया। किसी तरह पायलट ने कुशलतापूर्वक एक ही पल में दोनों काम करने में कामयाबी हासिल कर ली। स्लैश के परिणाम स्वरूप ढाल में एक और सेंध के अलावा कुछ नहीं हुआ। निराशाजनक परिणाम के बावजूद लवजॉय ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी। उसने शूरवीर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसे काटा और छुरा घूमा। इस बीच नाइट के पायलट ने संयम बनाए रखा और बिना असफल हुए प्रत्येक हमले को रोक दिया। कभी कभी वह बदले में तलवार से वार भी करता था, जिससे स्वॉर्ड डांसर पीछे हट जाता था। नाइट मेक एक अभेद्य कछुए में बदल गया। कुछ मिनटों की बेकार बातचीत के बाद शूरवीर अचानक अपनी दिनचर्या से हट गया। एक और तलवार के वार से बचने के बाद उसने अपनी पतंग की ढाल की नोक को उनके पैरों के नीचे बर्फ पर पटक दिया। निरंतर युद्धाभ्यास ने बर्फ की परतों को दरारें बनाने की हद तक कमजोर कर दिया था। नीचे की ओर ढाल के प्रहार से क्षतिग्रस्त बर्फ पूरी तरह से टूट गई, जिससे दोनों मशीनें अपनी स्थिरता खो बैठी। चाल शुरू करने के कारण शूरवीर चतुराई से अस्थिर क्षेत्र से भाग निकला। स्वॉर्ड डांसर को अचानक पकड़ लिया गया और उसने बहुत देर से प्रतिक्रिया दी। केवल इसकी उत्कृष्ट चपलता और प्रतिक्रिया गति ने लवजॉय को पकड़ने और सुरक्षित स्थान पर कूदने की अनुमति दी। दोनों मेचों के बीच 10 मेच के आकार का एक छेद दिखाई दिया। लवजॉय ने इस कदम से लगभग निपटने के लिए खुद को चेहरे पर तमाचा मारा। यदि उसकी मशीन बर्फ में गिर जाती तो वे न केवल हार जाता, बल्कि वे पूरी मशीन को भी नष्ट कर सकता था। जब तक वे विशेष रूप से उस उद्देश्य के लिए डिजाइन नहीं किए गए, तब तक सभी मशीनें पानी में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। लवजॉय ने अपने प्रतिद्वंद्वी को अधिक गंभीरता से लिया। हालांकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं पहचानता था, फिर भी उसने उसके कौशल को स्वीकार किया। यह बंदा शीर्ष 30 सामग्री है। हम लगभग बराबरी पर हैं।
झील के जमे हुए वातावरण ने उसे परेशान कर दिया। उसे बर्फीली खाई में डूबना अच्छा नहीं लगा। नवगठित छेद के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद उसने शूरवीर के खिलाफ अपना हमला फिर से शुरू कर दिया। हालांकि इस बार उसने किसी भी अन्य आश्चर्य के प्रति अपनी सतर्कता बढ़ा दी। अगले कुछ आदान प्रदान के बाद दुश्मन पायलट ने अपनी क्षमता साबित कर दी। लवजॉय की गति के साथ तालमेल बिठाने के बाद नाइट ने अधिक जहरीली जवाबी कार्यवाही करते हुए आने वाले हमलों को बेहतर ढंग से संभालना शुरू कर दिया। नवीनतम हमले को रोकने के बजाय शूरवीर अचानक किनारे हट गया। स्वॉर्ड डांसर ने बहुत अधिक विस्तार कर लिया था, जिससे यह अनुवर्ती शील्ड बैश के लिए खुला रह गया। धातु का ठोस टुकड़ा तलवार नर्तक के सिर पर मारा। इसने तुरंत उसके आधे चेहरे को कुचल दिया, विशेष रूप से उसके प्रकाशिकी को नष्ट कर दिया। जैसे ही लवजॉय ने अपने दृष्टिकोण को बैकअप ऑप्टिक्स पर स्विच किया, नाइट ने अपनी तलवार काट दी। चूंकि तलवार नर्तक ने पलटकर वापस छलांग लगा दी थी, तलवार धड़ पर वार करने में विफल रही। इसके बजाय यह एक हाथ काटने में कामयाब रहा। लवजॉय हताशा में चिल्लाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शूरवीर की यह बैठी हुई बतख शाही होगी। कम से कम उसकी मशीन ने अपनी तलवार की भुजा नहीं खोई थी। मैं इसे बरकरार नहीं रख सकता। मुझे खेल बदलना होगा। दुश्मन पायलट के कौशल ने उसकी तलवारबाजी को रोक दिया। ऐसा लगता था मानो वह अन्य तलवारबाजों के सपनों को कुचलने में माहिर हो। कुछ सेकेंड सोचने के बाद वह मुस्कुराया। चूंकि तुम्हें बर्फ से खेलना पसंद है, तो मैं तुम्हें एक अच्छा सरप्राइज देता हूँ। कुछ जगह खाली करने के लिए स्वॉर्ड डांसर थोड़ा पीछे हट गया। शूरवीर अपनी जगह पर खड़ा था, ढाल अगले हमले का सामना करने के लिए तैयार थी। जैसे ही उसकी मशीन आगे की ओर गरजने लगी, लवजॉय ने एक जोरदार चीख निकाली। जैसे ही उसकी मशीन नाइट के पास पहुंची, लवजॉय ने उसकी मशीन को किनारे खींच लिया और कुछ जटिल युद्धाभ्यास किए। उसकी तलवार बर्फ पर आधी फिसल गई, जबकि उसकी तलवार बर्फ की ओर निर्देशित थी। तलवार ने बर्फ पर कई बार प्रहार किया, जिससे शूरवीर के पास दरारें पड़ गईं। स्वॉर्ड डांसर ने अपनी बेहतर गतिशीलता का लाभ उठाते हुए नाइट के चारों ओर चक्कर लगाया और नीचे की बर्फ पर बार बार प्रहार किया। जबकि बर्फ को नुकसान पहुंचाने के लिए तलवार सबसे अच्छा उपकरण नहीं था, तलवार डांसर के हथियार बहुत अधिक बल स्थानांतरित करने में सक्षम थे, जिससे मशीन को अपने कार्य में सहायता मिली। कुछ चक्कर पूरे करने के बाद बर्फ अपने आप खराब होने लगी। नाइट का पायलट घबरा गया और तेजी से खतरे के क्षेत्र से बाहर निकल गया। आज नहीं, लवजॉय चिल्लाया, क्योंकि उसका मेज फिर से चारों ओर घूम गया और उसने कंधे पर वार करते हुए नाइट का सामना किया। हालांकि यह प्रभाव दुश्मन के तंत्र को नुकसान पहुंचाने में विफल रहा, लेकिन यह उसके भागने को बाधित करने में सफल रहा। पतन के साथ साथ बल का स्थानांतरण भी तेज हो गया। एक सेकंड बाद शूरवीर गायब हो गया। वह झील में गिर गया और गहराई में डूब गया। मुझे बर्फ से नफरत है, लवजॉय ने कुछ कदम आगे से देखते हुए कहा। उसका मेज अंतिम सेकेंड में दुश्मन मेघ की ढाल से उछलकर पानी से बच गया। यह एक करीबी और जोखिम भरा फैसला था, लेकिन वे लड़ाई को लंबा खींचे बिना जीतने में सफल रहे। 3 नीचे, 1 को ऊपर जाना है। अध्याय 98। चौथा द्वंद्व। वेस ने कल्पना की कि दूसरों के साथ इससे भी बुरा हुआ। वह निश्चित रूप से उस शूरवीर के डिजाइनर से ईर्ष्या नहीं करता था जिसका सामना उसकी मशीन ने पिछले द्वंद्व में किया था। जलमग्न मशीन की मरम्मत में बहुत समय लग गया, शायद इसे ठीक करने में कई दिन भी लग गए। खैर, कम से कम मेरी मशीन में टूटे हुए हिस्सों की तुलना में अधिक काम करने वाले हिस्से हैं। तीसरे द्वंद्व के बाद एक कटे हुए सिर और एक कटे हुए हाथ के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है।
अतीत की प्रतियोगिताओं से पता चला है कि दूसरे दौर में परिणाम बेतहाशा भिन्न हो गए। लगातार द्वंद्वों ने डिजाइनर और पायलट दोनों के कौशल का परीक्षण किया। यदि उनमें से कोई भी मानक के अनुरूप नहीं था, तो क्षति बहुत तेजी से जमा हुई, इस हद तक कि मशीन बेकार हो गई। केवल कार्टर गेज जैसा प्रतिभाशाली डिजाइनर या रिचर्ड लोवेल जैसा प्रतिभाशाली पायलट ही इस सम्मेलन में बदलाव ला सकता है। जमी हुई झील के ऊपर द्वंद्व काफी देर तक चला। जमे हुए ग्रह के वातावरण का अनुकरण करने वाली अत्यधिक तापीय स्थितियों ने आंतरिक रूप से विनाश किया, खासकर जब से कवच ने पिछले द्वंद्वों में अपनी मौसम सीलिंग क्षमताओं को खो दिया था। गर्म से ठंडे की ओर तेजी से संक्रमण ने अधिक संवेदनशील घटकों को तनावग्रस्त कर दिया। मेरे पास आंतरिक चीजें ठीक करने का समय नहीं है। मेरी मशीन में पर्याप्त अतिरेक है ताकि कुछ दोषपूर्ण घटक मशीन को न तोड़ें। वेस के पास हाथ और सिर को ठीक करने के लिए केवल सीमित समय था। उनके विचार में उन दोनों की प्राथमिकता सम्मान थी, लेकिन उन्होंने हाथ से शुरुआत करने का फैसला किया। सौभाग्य से यह एक साफ कट है। मुझे क्षति घटकों को सुलझाना नहीं है। प्रतिस्थापन भुजा बनाने में अधिक समय नहीं लगा। चूंकि सभी अंदरूनी हिस्सों को खरोंच से बनाना पड़ा, वेस को मौजूदा स्थान में नए हिस्सों को भरने का सहारा नहीं लेना पड़ा। एक नई भुजा बनाने में केवल लगभग 30 मिनट लगे और साथ में संपीड़ित कवच जोड़ने में अतिरिक्त 10 मिनट लगे। इससे उसके पास सिर सुलझाने के लिए पर्याप्त समय बच गया। विकृत सिर के कारण वे इसके लिए कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुईं। उसके पास बिल्कुल नया सिर गढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपने जूरी रिगिंग कौशल का अच्छा उपयोग किया। उसने विकृत हिस्से को काट दिया और जितना हो सके उतना नुकसान साफ किया। एक प्रतिस्थापन सेंसर मॉड्यूल बनाने के बाद उन्होंने इसे सावधानीपूर्वक अंदर रखा। उसने जल्दबाजी में डिजाइन किया गया एक मुखौटा बनाया और उसे सिर के खोखले हिस्से पर रख लिया। स्वॉर्ड डांसर अब डरावना लग रहा था, लेकिन वे इसके लिए जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती थी वह यह थी कि सेंसर अब काम कर रहे थे। हो सकता है कि मास्क बहुत अधिक सुरक्षा न दे, लेकिन यह पूरे सिर को खुला रखने से बेहतर था। यह चलेगा। इससे पहले कि वेस कुछ और कर पाता, समय खत्म हो गया। वह वास्तव में एक घटिया मेघ को अपने आलिंगन से मुक्त करने में सहज महसूस नहीं कर रहा था। पाक्रोएमोटिए के सख्त मानकों के आदि एक पायलट को कबाड़ का टुकड़ा पहुंचाना उसकी अंतरात्मा के खिलाफ था। जब लवजॉय अंतिम बार मेघ से जुड़ा, तो उसे भी इसकी क्षतिग्रस्त स्थिति से निराशा महसूस हुई। बाह तो ठीक है, लेकिन बाकी फ्रेम अभी भी खराब है। जैसे ही उसे अपनी मशीन के खराब प्रदर्शन की आदत हो गई, उसने थोड़ी आह भरी। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए कठिन रहा है, दोस्त, लेकिन अभी तुम्हें एक लड़ाई बाकी है। भीड़ को निराश मत करो। भाग्य और कौशल के माध्यम से उन्होंने पहले ही 3 अद्भुत जीत हासिल कर ली। पिछले रुझानों के अनुसार उन्हें अब तक शीर्ष 25 में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन केवल सूची में सबसे नीचे। एक हार उसे इतना निराश कर सकती है कि अंतिम दौर में भाग लेने का अविश्वसनीय अवसर चूक जाए। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं इस अवसर को गंवाऊं। प्रसिद्धि, धन और बहुत कुछ मेरा इंतजार कर रहा है। लवजॉय मुस्कुराया क्योंकि उसने उन सभी अद्भुत विलासिताओं के बारे में दिवास्वप्न देखा जिनका वह अंततः आनंद ले सकता था। उम्मीद है कि मेरा अंतिम प्रतिद्वंद्वी मुझसे भी बदतर स्थिति में है। माहौल ठीक होने पर मैच शुरू हुआ। यह एक पहाड़ी मैदानी क्षेत्र निकला। विशाल हरे भरे मैदान केवल दृष्टिबाधक पहाड़ियों से बाधित होकर लवजॉय के दृश्य को घेरते हैं। पर्यावरण की सुंदरता ने एक घातक अंतर्धारा को छिपा दिया।
घुमावदार पहाड़ियों और किसी भी अन्य बाधा के साथ इतना विस्तृत खुला वातावरण एक आदर्श शूटिंग वातावरण के साथ रेंज वाले इमेज प्रदान करता है। लवजॉय ने अपने मैक का रुख कम कर दिया ताकि वह गले में दर्द वाले अंगूठे की तरह ज्यादा बाहर न निकले। जैसे ही स्वॉर्ड डांसर पास की एक पहाड़ी पर चढ़ गया, जब उसे एक बहुत शक्तिशाली ताप स्रोत का पता चला तो उसके जल्दबाजी में मरम्मत किए गए सेंसर चालू हो गए। क्या धनराक! लवजॉय ने जब देखा तो उसके सेंसर पागल हो गए। उस चीज को बचाए रखने में कितनी ऊर्जा लगती है। कैडेट लवजॉय का सामना अब कुख्यात टेरोडैक्टाइल से हुआ। मैदान के बाहर भीड़ का अधिकांश ध्यान विशाल उड़ने वाली मशीन की ओर गया। प्रतियोगिता के सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी में से एक के हाथ से आने के बाद से ही इस अजीब और बेहद शक्तिशाली जानवर ने अपने प्रतिद्वंद्वी को बेहतर रेंज और जबरदस्त कवच के माध्यम से हरा दिया। ऐसा लगता है कि वेस लार्किंसन का स्वॉर्डमैन में कार्टर गेज के टेरोडैक्टाइल से मेल खाता है। बेहतर होगा कि अंडरटेकर को बुलाएं, क्योंकि इस बेचारी छोटी तलवार चलाने वाली मशीन के पास गेज के शानदार काम के सामने कोई मौका नहीं है। आमतौर पर आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन टेरोडैक्टाइल को अपने तीसरे द्वंद्व में बहुत नुकसान हुआ। ईमानदारी से कहूं तो मैं स्वॉर्ड डांसर नामक कंपनी के प्रति कुछ हद तक आशान्वित हूं। आप अंधे हैं। उस विचित्र छोटे मीडियम मेक में केवल एक लेजर पिस्तौल है। टेरोडैक्टाइल के कवच पर खरोंचाने तक उसे कितनी बार गोली चलानी होगी? कुछ भी हो सकता है बेबी। यहाँ तक कि गेज भी चमत्कार नहीं कर सकता। टेरोडैक्टाइल के निचले कवच में अभी भी छेद है। वेस को पता चला कि गेज को तीसरे द्वंद्व के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। उनकी सेना ने कड़ा संघर्ष किया और अंततः भारी कीमत पर दुश्मन के तोपची पर काबू पा लिया। हालांकि उड़ने वाली मशीन के कवच को काफी नुकसान हो सकता था, लेकिन समय कम होने पर इसे बदलना भी मुश्किल हो जाता था। टेरोडैक्टाइल के अधिकांश कवच का इलाज शानदार तकनीकों से नहीं किया गया था। इसका मतलब यह था कि स्वॉर्ड डांसर के बैकअप हथियार से बड़ी क्षति होने की बहुत कम संभावना थी। एक पायलट के रूप में जिसे अखाड़े में फेंक दिया गया था, लवजॉय को उन तथ्यों की जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद वह कभी भी सिर्फ इसलिए निराश नहीं होगा क्योंकि उसे एक जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा था। यदि वह हर झटके पर अपना सिर हिला देता तो वह बहुत पहले ही हार मान लेता। यह चीज बड़ी और भारी है, इसलिए इसे हवा में रखने के लिए बहुत अधिक शक्ति लगती है। अगर मैं माचिस को बाहर खींच सकता हूं और अपनी मशीन को पावर सेविंग मोड में डाल सकता हूं, तो मैं इसे हवा से खींच सकता हूं। एक बार अपने डर पर काबू पाने के बाद लवजॉय ने शांति से विश्लेषण किया। यह उड़ने में धीमा है, इसलिए यदि आवश्यक हो तो मैं इसकी सीमा से आगे निकल सकता हूं, लेकिन मुझे संदेह है कि यह हवाई यंत्र इस संबंध में असहाय है। इस तरह के चमत्कार को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर वास्तव में अविश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए। स्वॉर्ड डांसर ने अपनी भरोसेमंद लेजर पिस्तौल वापस ले ली और उड़ते हुए किले पर गोलीबारी शुरू कर दी। कम शक्ति वाली लेजर किरणें टेरोडैक्टाइल के आसपास के विस्तृत क्षेत्र से टकराती हैं। इस दूरी पर लक्ष्य के विशाल आकार और धीमी गति के बावजूद कई शॉट दूर तक उड़े। स्वॉर्ड डांसर को निशानेबाजी के लिए अनुकूलित नहीं किया गया था और हथियार बहुत अधिक सीमाओं के साथ आया था। टेरोडैक्टाइल पर जो गोल दागे गए, उनसे दुश्मन पायलट को सचेत करने के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। लकड़बग्घे की उड़ान मशीन ने अपने पक्षी का सिर तलवार नर्तक की ओर घुमाया और अपनी चोंच से एक विशाल बैलिस्टिक गोला दागा। यह उचित नहीं है, लवजॉय चिल्लाया जब उसने अपना यंत्र एक पहाड़ी पर फेंका। जैसे ही गोला सामान्य से बहुत अधिक शक्ति के साथ विस्फोट हुआ, पहाड़ी की चोटी फटकर मिट्टी के टुकड़ों में बदल गई।
स्वॉर्ड डांसर को नृत्य करते रहना पड़ा क्योंकि टेरोडैक्टाइल के किनारों से तेज लेजर आग की धार फूट पड़ी। लवजॉय हवाई बमबारी के बीच अपनी मशीन को स्क्रैप में बदलने के लिए बेतहाशा चकमा देता रहा। जब उसने अपनी मशीन को चालू रखने की कोशिश की, तब भी उसे धीरे धीरे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। इस मशीन की निशानेबाजी बेकार है। मशीन चमकदार दिख सकती है, लेकिन पायलट अच्छा नहीं है। यदि दूरगामी हथियारों में विशेषज्ञता रखने वाला कोई व्यक्ति कॉकपिट में था, तो उसका स्वॉर्ड डांसर पहले ही नष्ट हो सकता था। अपनी स्थिति का एहसास होने पर लवजॉय को एक अवसर मिला। सबसे पहले उन्होंने सबसे सुरक्षित विकल्प आजमाया। उसने अपनी लेजर पिस्तौल से मशीन पर जवाबी हमला किया, लेकिन केवल कभी कभार। उन्होंने अपने अधिकांश सेंसर भी निष्क्रिय कर दिए और अपनी मशीन को कम गहन मोड में डाल दिया। राज्य ने केवल यह सुनिश्चित किया कि इंजनों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, बाकियों को कम से कम चलाना पड़ा। चूंकि लवजॉय ने अपना पूरा ध्यान गोले और लेजर से बचने में लगाया, बदले में उनकी मशीन को केवल मामूली क्षति हुई। बिना किसी ध्यान भटकाए वह अपने प्रतिद्वंद्वी के लक्ष्य की भविष्यवाणी करने में और अधिक कुशल हो गया और लेजर किरणों की एक बौछार उस स्थान पर पहुंचने से पहले ही सेकंड के एक अंश से आगे बढ़ गया जहां उसकी मशीन पहले खड़ी थी। कभी कभी कौशल गियर पर हावी हो जाता है। लवजॉय मुस्कुराने लगा। हालांकि दुश्मन का मेक इंजीनियरिंग का एक शानदार कारनामा था, फिर भी यह दुश्मन के पायलट को पसंद नहीं आया। सच तो यह है कि आखिरी द्वंद्व में टेरोडैक्टाइल को जो युद्ध क्षति हुई थी, वे अभी भी उड़ने वाली मशीन को परेशान कर रही थी। इसके सिर पर भी चोट लगी थी, जिससे इसके उत्कृष्ट लक्ष्यीकरण सेंसर नष्ट हो गए। इसके निचले कवच की चपेट में आने से अन्य प्रणालियों को भी काफी नुकसान हुआ। गेज के उत्कृष्ट कौशल के बावजूद उन्होंने टेरोडैक्टाइल को उसकी सर्वोत्तम स्थिति में केवल 80% तक ही बहाल किया। लगभग 5 मिनट बाद टेरोडैक्टाइल के पायलट ने लवजॉय की रणनीति को पकड़ लिया। उड़ने वाले ने अपने अधिकांश हथियार चलाना बंद कर दिया क्योंकि उसकी उंगली ट्रिगर में फंस गई थी। बहुत अधिक मापी गई गति से अपनी लेजर किरणें छोड़ते समय मशीन धीमी हो गई। पायलट ने भी ठीक से निशाना लगाने पर ज्यादा ध्यान दिया, जिससे स्वॉर्ड डांसर को और भी ज्यादा दुख हुआ। ये बेवकूफी है। यदि वह फ्लाइट मशीन इतनी तेजी से अपनी लेजर किरणें नहीं चला रही है तो मैं अधिक बार कैसे मारा जा सकता हूँ। कैडेट लवजॉय को पता था कि उन्हें स्थिति बदलनी होगी। उन्होंने स्वॉर्ड डांसर के इंजनों में अधिक शक्ति डाली। जैसे जैसे यंत्र की गति बढ़ती गई, उसने सीमा बढ़ाने की कोशिश की और इस प्रकार इसे मारना कठिन हो गया। एक उड़ने वाले भारी मेच के रूप में टेरोडैक्टाइल ने फिर भी अधिकांश मध्यम मेच की तुलना में तेजी से उड़ान भरी। अपनी पूरी क्षमता पर उड़ान प्रणालियों के साथ यह धीरे धीरे चल रहे स्वॉर्ड डांसर तक पहुंच गया और यहां तक कि अपने कम तीव्रता वाले लेजर बैराज के साथ इसके पीछे के कवच को हिट करने में भी कामयाब रहा। हा, कितनी बिजली जला रहे हो। क्या आप इसे हमेशा के लिए बरकरार रख सकते हैं? लवजॉय ने उड़ती हुई ईंट पर ताना मारा जो उसकी मशीन से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। एक अच्छा कारण था कि उड़ने वाली मशीन कभी भी मध्यम भार वर्ग से अधिक नहीं होती थी। एंटीग्रेव सिस्टम को उस सभी कवच को बचाए रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। इसे हिलाने में और भी कीमती ऊर्जा बर्बाद हुई। जैसे ही उड़ने वाली मशीन ने अपना वेग बढ़ाया, यह ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ गई। पायलट को देर से इस बात का एहसास हुआ और उसने पागलों की तरह गति बढ़ानी बंद कर दी। इसके बजाय इसने स्वॉर्ड डांसर पर आरामदायक रेंज से बमबारी करने के लिए अपने बेहतर लेजरों का उपयोग किया। ओह ठीक है, यह एक कोशिश के काबिल था। लवजॉय ने कंधे उचकाए। जबकि दुश्मन पायलट उसके जितना अच्छा नहीं था,
फिर भी वह एक कैडेट था जिसने प्रतिष्ठित बिलार्ड एकेडमी में भाग लिया था। सस्ती तरकीबें उस पर काम नहीं आईं। उसे बस भागने के अलावा कुछ और भी सोचना था। मैकह्यूगल की मानक नियम पुस्तिका में जो पक्ष बहुत अधिक निष्क्रिय रूप से खेला जाता है वह डिफॉल्ट रूप से हार जाता है। जिस मशीन का वजन सबसे हल्का था उस पर पहल करने की बाध्यता का बोझ था। इस सदियों पुराने नियम ने पूरे मैच के दौरान हल्की मशीनों को अपने भारी समकक्षों से दूर भागने से रोक दिया। जाहिर है भारी मैच के पक्षधर मेक पायलटों ने इस नियम को स्वीकार कराने के लिए कड़ी पैरवी की। जब उड़ान मशीनों की बात आती है तो एक अपवाद होना चाहिए। पंखों वाला यह भारी स्वर बिल्कुल हास्यास्पद है। जबकि भारी यंत्र खुले में था, इससे पूरे युद्ध क्षेत्र का शानदार दृश्य दिखाई दे रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वॉर्ड डांसर ने कहां छिपने की कोशिश की, वह लेजरों से प्रभावित होने से बच नहीं सका। जब भी इसने किसी निचली पहाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश की, टेरोडैक्टाइल ने इसे विस्फोटक होल से नष्ट कर दिया। आग की भीषण मात्रा के कारण मशीन को कई बार नुकसान हुआ। सौभाग्य से गोलियां दूर तक फैली हुई थीं, इसलिए किसी भी हिस्से को गंभीर क्षति नहीं हुई, कम से कम अभी के लिए। लवजॉय ने अनुमान लगाया कि वह लगभग 10 मिनट तक अपनी चकमा देने वाली दिनचर्या जारी रख सकता है। उसके बाद उसके पिछले कवच का अधिकांश भाग पिघल जाएगा, जिससे उसका मेक अपंग शॉट की चपेट में आ जाएगा। जितनी बार उसने अपनी पिस्तौल से जवाबी गोली चलाई, हो सकता है कि वह किसी दीवार पर थूक रहा हो। वह अपनी भयानक स्थिति को कैसे बदल सकता था और उस अधिक वजन वाले पक्षी को कैसे नीचे गिरा सकता था। अध्याय 99। अपनी तलवार उठाओ। इसने मंच पर नीचे की ओर देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली, जहां उसके तलवार नर्तक ने एक हवाई किले के खिलाफ लड़ने की कोशिश की थी। यहां तक कि कार्टर गेज की असंभव रूप से उन्नत हवाई चाल का सामना करते समय बेहसाया हो गया था। उस समय की तकनीक ऐसी अविश्वसनीय उड़ान प्रणालियों का समर्थन करने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। गेज ने पुराने पंखों को अनुकूलित करने और इसे वर्तमान पीढ़ी तक लाने में काफी समय बिताया होगा। सामान्यतः ऐसा हो सकता है उसकी मूर्खता का कारण बना है। आखिरकार जितना अधिक समय उसने पंखों पर बिताया, उतना ही कम समय वह कवच और आंतरिक भागों पर आवंटित कर सका। टेरोडैक्टाइल के प्रदर्शन को देखने से पता चला कि उड़ने वाले भारी मेक ने अन्य पहलुओं में उतना कुछ नहीं खोया। कुछ जल्दबाजी में की गई मरम्मत के बाद भी इसका कवच विशेष रूप से लचीला था। यहाँ तक कि दर्शकों ने भी सोचा कि मैच बिना किसी सस्पेंस के खत्म हो जाएगा और अधिक समान मैचअप देखने के लिए वापस चले गए। मैं प्रभावित हूं कि कैडेट लवजॉय ने अभी तक अपना कौशल नहीं खोया है, टिप्पणीकारों में से एक ने नोट किया जब उसने अपना दृष्टिकोण बदल लिया। टेरोडैक्टाइल के सभी विरोधियों में से वह पहले ही सबसे लंबे समय तक टिक चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लवजॉय पलटवार करने के बारे में सोचने की बजाय बचने पर अधिक ध्यान दे रहा है। यदि वह ऊर्जा खपत के मामले में टेरोडैक्टाइल से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वे खुद को बेवकूफ बना रहा है। भारी मेक ऊर्जा कोशिकाओं से भरा हुआ है। इस संकरी सड़क से जीत हासिल करने का उसका एकमात्र मौका अपनी निम्न श्रेणी की पिस्तौल से एक भाग्यशाली हिट प्राप्त करना है। मीडियम मैक के कवच को लेजर बैराज से काटने में केवल अनुमानित 10 मिनट बचे थे। स्वॉर्ड डांसर के पास आगे बढ़ने के लिए बहुत कम समय था। लवजॉय ने ऊपर से दमनकारी लेजर फायर से आगे रहने के लिए अपने बैग में हर तरकीब निकालते हुए भौहें चढ़ा लीं। लेजरों की आवृत्ति से उन्होंने अनुमान लगाया कि भारी मशीन में बहुत सारे भंडार थे। इसके विपरीत उनके स्वॉर्ड डांसर को छोटी अवधि की उच्च तीव्रता वाली लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया था। यहाँ तक कि कम पावर सेटिंग पर भी
इसने समय के साथ ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म कर दिया। मुझे इसे जल्दी खत्म करना है। लवजॉय का समापन कठिनाई से हुआ। उसने बिजली बचाने की योजना छोड़ दी और इसके बदले में इसका अधिक उपयोग अपनी पिस्तौल की आपूर्ति में कर दिया। जब हथियार अपनी अनुशंसित सुरक्षा सीमा से अधिक हो गया तो उसने अलार्म बजा दिया। लवजॉय को सेटिंग्स के माध्यम से खोदना पड़ा और सभी सुरक्षाओं को ओवरराइड करना पड़ा। हथियार की प्रोग्रामिंग से अनुमान लगाया गया कि प्रत्येक शॉट के साथ पिस्तौल के फटने की लगभग 3% संभावना थी। यह संभावना हथियार द्वारा एकत्रित की गई गर्मी की मात्रा के अनुसार बढ़ गई। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि यह कुछ ही मिनटों में फट जाएगा। वह अपनी पिस्तौल पर चिल्लाया और बेरहमी से आखिरी सुरक्षा को फाड़ दिया, जिससे वे उच्च शक्ति वाली किरणें दागने से बच गया। पिस्तौल की तीव्र आवाज सुनाई दी और उसने आंखों में पानी लाने वाले एक ही विस्फोट में संचित ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। किरण सीधे आकाश में गिरी और भारी मशीन के पंखों में एक छोटा सा छेद हो गया। वह अंतरपट्रोडैक्टाइल पर क्षति का पहला वास्तविक संकेत दर्शाता है। इससे लवजॉय को आशा मिली। हालांकि टेरोडैक्टाइल ने भी अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी और थोड़ा और हिलने लगा। मैच को शीघ्र समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों ने अपनी बिजली की खपत बढ़ा दी। प्रसारकों ने उनकी लड़ाई की बढ़ती तीव्रता पर ध्यान दिया और लड़ाई को मुख्य प्रक्षेपण पर रखा। चल रहे द्वंद्व के साथ साथ पायलटों और मशीन डिजाइनरों के चेहरे भी किनारों पर जोड़ दिए गए। लार्किंसन और लवजॉय के चेहरों को देखें। वे अभी भी आशा के आखिरी कतरे से चिपके हुए हैं। क्या उनका स्वॉर्ड डांसर अब तक की सबसे असमान झड़पों में से एक में टेरोडैक्टाइल को हरा सकता है? हमारे प्रोसेसरों ने कैडेट लवजॉय के घातक प्रहार करने में सफल होने की संभावनाओं का विश्लेषण किया है। सर्वोत्तम परिदृश्य में उसके पास केवल 2.3% संभावना है। यह कहना सुरक्षित है कि कार्टर गेज ने एक और जीत हासिल कर ली है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे स्वॉर्ड डांसर की पिस्तौल उस भारी मैक के कवच को पार कर सके। लंबी बाधाओं के बावजूद हर किसी का ध्यान दुखद लड़ाई पर केंद्रित था। उन सभी को आशा थी कि कमजोर में कोई चमत्कार कर सकता है और कार्टर गेज के अजेय प्रभामंडल में सेंध लगा सकता है। कार्नेगी ग्रुप से जुड़े लोगों के पास गेज के विरोधियों का समर्थन करने के कई कारण थे। लीमर की उन सभी प्रतिभाओं में से जिन्होंने खतरनाक प्रतिभा का सामना किया, किसी को भी मेक डिजाइन के क्षेत्र में उसके बराबर बराबरी की ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। यदि वे गठबंधन के प्रतिद्वंद्वी भागीदार द्वारा पाले गए किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को कुचलने देंगे तो उनके चेहरे कहां होंगे? इस लड़ाई में बहुत कुछ दांव पर लगा था। चूंकि स्वॉर्ड डांसर का मुकाबला कमजोर विरोधियों से हुआ था, इसलिए इसके शीर्ष 25 से बाहर होने की संभावना अधिक थी। जहां तक टेरोडैक्टाइल की बात है, इसने कुछ मजबूत विरोधियों को हराया था, इसलिए शीर्ष 25 में इसका प्रवेश सुनिश्चित था। इस दौर में चौथी जीत गेज के अजेय प्रभामंडल को खत्म कर देगी और फाइनल में पहुंचने के बाद उसकी गति को अजेय ज्वार में बदल देगी। कुछ मिनट बीत गए जब लवजॉय शैतान के साथ नाचता रहा। उसकी पिस्तौल अत्यधिक गर्मी से इस हद तक चमकने लगी कि उसका कुछ नरम सामान पिघलने लगा। स्वॉर्ड डांसर हर बार विकराल रूप से घूमती हुई मशीन पर अत्यधिक आवेशित लेजर किरण छोड़ता था और आपदा से घिर जाता था। टेरोडैक्टाइल ने उच्च शक्ति वाली लेजर किरणों को दृढ़ता से सहन किया। पिस्तौल की सटीकता में कुछ कमी रह गई और स्वॉर्ड डांसर को भी चलते रहना पड़ा, जिससे उसका लक्ष्य और खराब हो गया। हालांकि भारी मशीन ने एक बड़ा लक्ष्य प्रस्तुत किया, लेकिन आधे बीम चौड़े हो गए। जो इसकी सतह से टकराए वे केवल व्यापक रूप से वितरित कुछ को ही पिघला पाए, इसके भारी कवच में छेद। अगले शॉट ने एक अलग परिणाम प्राप्त किया। महज संयोग से
किरण पहले से क्षतिग्रस्त कमजोर बिंदु के पास कमजोर प्रतिस्थापन कवच द्वारा कवर किए गए स्थान पर टकराई। लगातार प्रहार में इतनी शक्ति थी कि क्षतिग्रस्त भाग पिघल गया और नीचे के अंदरूनी हिस्सों को गंभीर क्षति पहुंची। जिस तरह टेरोडैक्टाइल के निचले हिस्से में एक छोटा सा विस्फोट हुआ, उसी तरह स्वॉर्ड डांसर की पिस्तौल भी दुर्व्यवहार का शिकार हो गई। बैकअप बंदूक को कभी भी इतनी अधिक गर्मी सहन करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, खासकर जब लगातार आवृत्ति पर फायरिंग हो। हथियार फट गया, जिससे गर्मी और छरे तलवार डांसर की फैली हुई बाह में लग गए। नहीं, लवजॉय चिल्लाया, क्योंकि उसकी मशीन की सतह बाकी छरों को झेल गई। उसे अपने मैकेनिक खोई हुई बाह या उस पर लगी खरोंचों की कोई परवाह नहीं थी। अब जब उसने अपना एकमात्र हथियार खो दिया, तो उसके पास टेरोडैक्टाइल को नुकसान पहुंचाने का कोई साधन नहीं था। खेल हार के समान अच्छा था। जहां तक भारी मशीन की बात है, क्षति के बावजूद मशीन को मार झेलने के लिए बनाया गया था। एक भी भेदक प्रहार झेलने के बाद भारी मशीनें कभी नहीं गिरीं। भले ही इसने कुछ शक्ति खो दी हो, टेरोडैक्टाइल के पास इसे बचाए रखने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त था। टेरोडैक्टाइल क्या कर रहा है? फायरिंग बंद कर दी गई है। हमारी रीडिंग के अनुसार इसके हथियारों में भरपूर रुपए बचा होना चाहिए। यह स्वॉर्ड डांसर के करीब मंडरा रहा है। पायलट अपनी जीत पर जश्न मनाना चाहता है। दर्शकों में से कुछ लोगों ने इस गैर खिलाड़ी व्यवहार पर शोर मचाना शुरू कर दिया। केवल सबसे अहंकारी व्यक्ति ही अपने विरोधियों का इस तरह अनादर करते थे। इस अधिनियम के बारे में सबसे बुरी बात यह थी कि द्वंद्व का उत्तरार्ध पूरे कोमोडो स्टार सेक्टर में प्रसारित किया गया था। उपरोक्त मुख्य प्रक्षेपण पर पायलट और गेज दोनों ने अहंकारी भाव अपनाए। हालांकि परिस्थितिवश एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद वे दोनों एक दूसरे की अच्छी तरह से तारीफ करते हैं। गेज निचले स्तर के पायलट के साथ साझेदारी करके अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था, जबकि पायलट को मिले उत्कृष्ट में के कारण उसका सिर फूल गया। गतिहीन तलवार नर्तक के ऊपर एक छाया लटकी हुई थी। लवजॉय ने पहले ही मैच छोड़ दिया और अपने सिमुलेशन पॉड में डूब गए। उन्होंने चल रहे मैच पर कम ध्यान दिया। एक गुफावासी की तरह जो एक आकार को असहाय रूप से घूर रहा था, टेरोडैक्टाइल ने असहाय तलवारबाज मेक पर अपनी ऊंचाई बनाए रखते हुए अपनी श्रेष्ठता पर जोर दिया। यहाँ तक कि यह अतिशयोक्तिपूर्ण गति में ऊपर नीचे डूबा, जिससे दर्शकों को और अधिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा। इसे पहले ही खत्म कर दो गधे। आपको इसे लेने की जरूरत नहीं है लवजॉय। बस मैच हार जाओ। तुम घृणित गेज हो। यदि यह मेरे ऊपर है, तो आप पहले ही कार्नेगी क्षेत्र से बाहर हो चुके होंगे। अपने सिमुलेशन पॉड में वापस। उसके मैकेनिकता अलार्म की लगातार बीप ने लवजॉय के कानों को झकझोर कर रख दिया। उसने अपनी आसन हार के बारे में सोचना बंद कर दिया, यह देखने के लिए कि उसकी मशीन को अभी तक कब्रिस्तान में क्यों नहीं भेजा गया। क्या तुम मुझे चाय पिला रहे हो? लवजॉय पिटना स्वीकार कर सकता था। वह एक बेहतर टीम के खिलाफ हार भी स्वीकार कर सकता था। आखिरकार यह एक प्रतियोगिता में डिजाइनरों के इर्द गिर्द घूमती थी, इसलिए भाग लेने वाले पायलटों ने पहले ही मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया था कि उन्हें ऐसी असमानताओं का सामना करना पड़ेगा। वह यह स्वीकार नहीं कर सका कि दुश्मन पायलट उस जीत से उसका चेहरा रगड़ रहा था जिसका वे हकदार नहीं था। टेरोडैक्टाइल का पायलट निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जो निश्चित रूप से उससे बहुत नीचे था। प्रथम स्थान पर उसकी जीतने का एकमात्र कारण उसका अत्यधिक शक्तिशाली मेक था। भले ही आप जीत गए हों, फिर भी मुझे निराश करने का कोई कारण नहीं है। उनके अत्यधिक दुख के बीच क्रोध की चिंगारी भड़क उठी। उसने अपनी तलवार खोल दी और टेरोडैक्टाइल पर दहाड़ते हुए उसे आकाश की ओर कर दिया। तुम मेरी व्यवस्था को रौंद सकते हो,
लेकिन मेरी गरिमा को नहीं। अपने क्रोध की आग में फंसकर कैडेट लवजॉय पेट्रोडैक्टाइल को परेशान करना चाहता था। उसने आवेगपूर्वक तलवार नर्तक को घुमाया और एक शक्तिशाली तान के साथ उसने तलवार को आकाश में विशालकाय राक्षस पर फेंक दिया। पहले शायद ही कभी तलवार फेंकने के बावजूद हथियार बिना किसी असफलता के किसी तरह पेट्रोडैक्टाइल की दिशा में घूम गया। तलवार में केवल तलवार नर्तक की फिरकी की गति ही नहीं थी, इसमें लवजॉय के अपने भाग्य के प्रति अवज्ञा भी शामिल थी। प्रतीक्षा कक्ष में वापस वेस ने घूमती हुई तलवार पर नजर रखी, जो भारी मशीन की ओर निडर उद्देश्य से उड़ रही थी। उसे इस निराशाजनक थ्रो की भी कोई उम्मीद नहीं थी। इतनी दूर से फेंकी गई तलवार ऊपर आते आते अपनी बहुत शक्ति खो देती है। टेरोडैक्टाइल ने जिस प्रकार का कवच धारण किया था, वे कवच के एक सूट के खिलाफ फेंके गए एक कंकड़ की तरह होगा। आश्चर्यजनक रूप से द्वंद्व युद्ध पर ध्यान देने वाले सभी लोगों की निगाहें अभी भी तलवार पर टिकी थीं। यह उनके लिए एक चुंबकीय आकर्षण था, मानो वे लवजॉय की निराशाओं के प्रति सहानुभूति रख सकें। उन्होंने यह भी सोचा कि यह अफसोस की बात है कि उसकी मेक को कोई मौका नहीं मिला। एक बार जब तलवार टेरोडैक्टाइल के पास पहुंची, तो पायलट ने सहज रूप से अपनी मशीन को घुमाकर उससे बचने की कोशिश की। किसी तरह मेक की देर से की गई हरकत के कारण उसे तलवार को उसके क्षतिग्रस्त और उजागर हिस्से की ओर खींचना पड़ा। पायलट अपने छेद के बारे में सब भूल गया था, मेक का कवच और उसकी गलती के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था। वेस और लवजॉय दोनों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तलवार की नोक ने जले हुए और पिघले आंतरिक भाग के अंदर गहराई तक डूबने से पहले पिघले हुए छेद के किनारे को खरोंच दिया। इसके शीर्ष बल ने ब्लेड को कमजोर घटकों की कई परतों को काटने की अनुमति दी, इससे पहले कि वह अंततः पावर रिएक्टर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण के बल तक पहुंच सके। टेरोडैक्टाइल जैसी विशाल मशीन आराम करने पर भी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करती है। बाधित केबल के साथ साथ भारी मशीन को पहले ही हुई अन्य क्षति के कारण वह स्थान एक और स्थानीय विस्फोट में घिर गया, जबकि आमतौर पर यह विस्फोट चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। जो सुरक्षा होनी चाहिए थी वह पहले ही नष्ट हो चुकी थी। विस्फोट से अन्य घटकों को बहुत नुकसान हुआ, जिससे त्रुटियों का सिलसिला शुरू हो गया। टेरोडैक्टाइल ने अचानक अपनी 70% शक्ति खो दी। यह मेक को हवा में रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। उड़ान प्रणाली खराब हो गई क्योंकि उसने मेक को लगातार ऊंचाई पर रखने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पायलट अचानक आए संकट से जाग गया और उसने उड़ान प्रणालियों में अधिक शक्ति पुनर्निर्देशित करने की कोशिश की। उसकी मशीन को पहले ही जो क्षति पहुंच चुकी थी, उसके कारण उसे कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं मिला। यह कैसी बकवास है, मेक के पास केवल इतने ही रास्ते हैं। वह गाली गलौज करने लगा और अपनी यांत्रिकी के पहले दिखावे को पूरी तरह से भूल गया। जबकि एक सामान्य भारी मेक में बहुत अधिक अतिरेक होता था, गेज को केवल 6 घंटे का डिजाइन समय मिलता था। जब उन्हें अपना अधिकांश समय उड़ान प्रणालियों को बेहतर बनाने में निवेश करना पड़ा, तो वे अपने मेक के आंतरिक हिस्सों में अतिरिक्त जोड़ने में ज्यादा ऊर्जा नहीं खर्च कर सके। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जब टेरोडैक्टाइल जमीन पर उतरा तो धुआं उसके पीछे पड़ गया। क्रैश लैंडिंग से बचने के लिए पंखों में पर्याप्त शक्ति थी। जब मेक को केवल हवाई युद्ध के लिए डिजाइन किया गया था, तो इससे टेरोडैक्टाइल को कोई खास मदद नहीं मिली। इसके पैर भी नहीं थे, जिसके कारण यह जमीन पर बैठी हुई बतख में बदल गई। लवजॉय की आंखें चमक उठीं। अपने मेक की कटी हुई भुजा और हथियार रहित स्थिति को नजरअंदाज करते हुए उसने अपने मेक को आगे बढ़ाया और जैसे ही वह घास के साथ फिसल गया, वैसे ही टेरोडैक्टाइल के पास पहुंचा। हेवी मेक के पायलट ने खतरे को नोट किया और उड़ान प्रणालियों से लेजर माउंट तक बिजली को फिर से भेज दिया।
कुछ कमजोर किरणों ने तलवार नर्तक को परेशान करना शुरू कर दिया, मानो वे कमजोर लेजर आपको बचा सकते हैं। जब स्वॉर्ड डांसर ने लेजरों को सिर पर ले लिया तो लवजॉय हंसे, जिससे इस प्रक्रिया में उसे कुछ हल्की क्षति हुई। मीडियम एच ने मच्छर के काटने को नजरअंदाज कर दिया और जमीन पर रखे टेरोडैक्टाइल के ऊपर कूद गया। समस्त श्रोतागण स्थिर खड़े रहे, यहाँ तक कि टिप्पणीकारों के पास भी कहने के लिए शब्द नहीं थे। ऊपर से जमीन पर बमबारी करने के लिए डिजाइन की गई एक मशीन के रूप में पटेरोडैक्टाइल का उद्देश्य उसकी पीठ पर गिरने वाले किसी भी लक्ष्य पर हमला करना नहीं था। जब किनारे पर लगे लेजर बुर्ज हमलावर का सामना करने के लिए मुड़े तो स्वॉर्ड डांसर ने लेजरों के बैरल को पकड़ लिया और उन्हें एक एक करके तोड़ दिया। इससे पहले कि उनके माउंट बर्बाद हो जाए, वे केवल 1 दर्जन अप्रभावी बीम ही छोड़ पाए। यहाँ तक कि राजसी भारी में की चोंच पर लगी तोप से भी तलवार नर्तक को कोई खतरा नहीं था। इसकी गति की सीमा केवल चोंच को बगल में घूमने की अनुमति देती है। बस यह सुनिश्चित करने के लिए लवजॉय ने अपने मे के पैर को बार बार सिर पर तब तक मारा जब तक कि उसकी गर्दन ढह नहीं गई। टेरोडैक्टाइल ने अपने सभी हथियार खो दिए। अचानक हुए इस उलटफेर ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? एक पुरुष टिप्पणीकार ने भ्रमित होकर पूछा। क्या गेज की मेक बतख की तरह फंस गई? मुझे नहीं लगता कि किसी को यकीन हुआ होगा कि ऐसा हुआ है। एक फेंकी हुई तलवार ने किस्मत बदल दी। अपराजित को हार का स्वाद चखना पड़ा है। गेज अभी गुस्से में आग बबूला हो रहा होगा। उसका भयानक चेहरा देखो। लवजॉय को कमेंट्री की कोई परवाह नहीं थी, भले ही वह इसे सुन सके। किसी तरह उसने हार के जबड़े से जीत छीन ली, इसलिए उसने जितना संभव हो सके उसे मजबूती से पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के समान गलती न करने का संकल्प लिया और टेरोडैक्टाइल में खुदाई करना शुरू कर दिया। हथियार के बिना और केवल एक हाथ बरकरार होने के कारण तलवार डांसर जमीन पर गिरे हुए मेक को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसे एक ढीली प्लेट को एक तरफ फेंकना पड़ा और क्रूर बल के साथ अंदरूनी हिस्सों में खोदना पड़ा। कुछ मिनटों तक असहाय होकर बैठे रहने के बाद पायलट अंततः झुक गया। वह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके और हार कर मैच से बाहर हो गए। वेस और लवजॉय ने एक कठिन मैच के बाद अपना चौथा द्वंद्व जीता। दूसरे दौर में उनकी कुल जीत ने उन्हें शीर्ष 25 में एकल अंक में पहुंचा दिया। उनकी आखिरी जीत ने विशेष रूप से उन्हें बहुत सारे अंक दिए। फाइनल में जाना उनके लिए आसान काम नहीं था। धन्यवाद लवजॉय, तुमने सचमुच मेरी त्वचा बचा ली, वेस ने मुस्कुराते हुए कहा। वह वास्तव में वहां एक गोली से बच गया। वह यह सोच पाने में असमर्थ था कि यदि वह शीर्ष 25 में मामूली अंतर से चूक गया तो वह क्या करेगा। अध्याय 100। फाइनल अगले दिन प्री शो शुरू होने से पहले कार्नेगी समूह का एक कार्यकारी मंच पर आया। अभी अभी आए भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने गंभीर चेहरा अपनाया। हमारे पास एक है करने की घोषणा। कार्टर गेज की ओर से मैच का संचालन करने वाले कैडेट फ्रीमैन को उनके छात्रावास में मृत पाया गया है। हमारे जांचकर्ताओं ने उसकी मौत का कारण खुद को फांसी लगाना बताया है। ऐसे कोई संकेत नहीं है कि अन्य लोग शामिल हैं। उसकी बातें सुनने वाला हर कोई दंग रह गया। इस घटना में उनकी अप्रत्यक्ष भागीदारी के कारण वे दूसरों की तुलना में अधिक है। वह अपना नाम नहीं जानता था, लेकिन फ्रीमैन टेरोडैक्टाइल का पायलट था जो अपनी जीत के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जल गया। कैडेट लवजॉय ने एक निराशाजनक स्थिति पर विजय प्राप्त करके एक चमत्कार हासिल किया। क्या गेज ने चुपचाप फ्रीमैन को हटा दिया था? वेस को विश्वास नहीं था कि कोई कैडेट फांसी जैसी धीमी विधि से आत्महत्या कर सकता है। इन सभी कैडेटों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।
सुरक्षा रोबोटों को भी अपने छात्रावासों के आसपास गश्त करनी चाहिए, ताकि कोई गड़बड़ी होने पर सेकंडों में प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहें। वेस को तब ठिठुरन महसूस हुई जब उसने सोचा कि गेज अपने क्रोध को अपने मूर्ख पायलट तक ही सीमित नहीं रख सकता। आखिरकार जिस मशीन ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया वह वेस द्वारा डिजाइन किया गया था और लवजॉय द्वारा संचालित किया गया था। लीमर में हम जानते हैं कि हमारे पायलटों और डिजाइनरों पर भारी दबाव है। कुछ लोगों का मानना है कि हमें उन्हें और अधिक प्यार देना चाहिए। मैं असहमत हूँ। हमारे नवयुवकों को जीवन में जो कुछ मिलता है उसका शायद अधिक अनुभव ना हो, लेकिन उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटना सीखना होगा। जोखिम और इनाम साथ साथ चलते हैं। जो लोग जीतने का लक्ष्य रखते हैं उन्हें हमेशा हारने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग इस प्रकार के झटके नहीं सह सकते, उनके पास सर्वश्रेष्ठ से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही प्रतियोगी की मृत्यु के बाद वेस को इतने कठोर शब्दों की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपना सिर घुमाया और देखा कि लीमर के स्नातकों ने कोई असंतोष नहीं दिखाया। वे इस कार्यकारी के विचारों से पूरी तरह सहमत थे। उसका हृदय थोड़ा और ठंडा हो गया। अपने मेक पायलट की दुर्भाग्यपूर्ण हानि के कारण कार्टर गेज ने प्रतिस्पर्धा जारी रखने की अपनी योग्यता खो दी है। वह लीमर ओपन प्रतियोगिता से हटने पर सहमत हो गए हैं। हम अनियमितताओं के लिए खेद व्यक्त करते हैं। फाइनल 24 जोड़ी पायलटों और डिजाइनरों के साथ आगे बढ़ेगा। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन भीड़ जल्दी ही फ्रीमैन की स्पष्ट आत्महत्या के बारे में भूल गई। लीमर द्वारा नियुक्त कलाकारों के उत्सव संगीत और प्रभावशाली प्रदर्शन ने अशुभ बादल को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया। केवल वे अविचल रहे। वह अपने दुश्मनों की सूची में एक और नाम जोड़ सकते हैं। दाग को सफलतापूर्वक मिटाने के बाद आयोजन अपने तीसरे और अंतिम दौर में आगे बढ़ गया। पहले दौर में हमने अपने मेक डिजाइनरों का उनकी गति और समय पर परीक्षण किया है। दूसरे दौर में हमने उन्हें उनके धैर्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करने की उनकी क्षमता पर जोर दिया है। अब इस अंतिम दौर में हमारे 24 सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर शुद्ध डिजाइन कौशल के अलावा और कुछ नहीं के साथ एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। एक पंक्ति में 3 क्विक पोर्ट सिस्टम का प्रक्षेपण सामने आया। एक जेनेरिक डिजाइनर एक मशीन के पास पहुंचा और एक मशीन डिजाइन करना शुरू कर दिया। एक मशीन पर उसके प्रत्येक कार्य को अन्य मशीनों पर दोहराया गया था। संक्षेप में, डिजाइनर एक समय में 3 मेक का निर्माण कर रहा था। हमारे सरल क्विक पोर्ट सिस्टम के साथ एक मेक डिजाइनर हमारे द्वारा चुनी गई जितनी भी मशीनों पर अपने कार्यों को प्रतिबिंबित करने में सक्षम है। हमारा प्रत्येक मेक डिजाइनर एक ही डिजाइन की 3 प्रतियां तैयार करेगा, जो उनके पायलटों को फाइनल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समान मेक प्रदान करता है। क्विक पोर्ट सिस्टम का प्रक्षेपण गायब हो गया। एक टूर्नामेंट ब्रैकेट जगह पर दिखाई दिया। 24 से 12, 12 से 6, 6 से 3। एकल एलिमिनेशन टूर्नामेंट के माध्यम से हमारे 24 प्रतियोगियों को घटाकर 3 कर दिया जाएगा। चीजों को समान बनाए रखने के लिए उनके नियुक्त पायलट प्रत्येक द्वंद्व के लिए एक नया सम्मान मैच संचालित करेंगे। जो लोग अपनी द्वंद्व युद्ध जीते हैं उनके पास अपनी चालें प्रदर्शित करने के अधिक अवसर होते हैं, और इस प्रकार उन्हें स्वामी का ध्यान आकर्षित करने के अधिक अवसर मिलते हैं। स्वाभाविक रूप से अंतिम 3 भी एक विशेष पुरस्कार जीतेंगे। व्यवहार में मास्टर्स ने हमेशा मेक डिजाइनरों को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने अंतिम 3 में जगह बनाई। उनके पास अच्छे बीज बनाने के लिए पर्याप्त कौशल, परिपक्वता और भाग्य था। बाकियों को भी मौका मिला। किसी मास्टर के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रशिक्षु बनाना असामान्य बात नहीं थी जो पिछले राउंड में दिखाए गए गुणों के कारण पहला द्वंद्व हार गया हो। जहां तक विशेष पुरस्कार की बात है,
यह हर साल अलग अलग होता है, लेकिन यह हमेशा एक सुखद आश्चर्य होता है। पुरस्कार आमतौर पर उपहारों से लेकर होते थे, जैसे उत्पादन लाइसेंस, बहुत सारे कर्नल, या यहाँ तक कि कार्नेगी समूह के प्राथमिक उद्यमों में से किसी एक के लिए कुछ अत्यधिक बेशकीमती शेयर। हमारे प्रतियोगियों के पास अपना मेक डिजाइन करने के लिए 10 घंटे हैं। यह समय उनके लिए अपनी ताकत उजागर करने के लिए काफी है। जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, वे पहले ही रेप के बीच अपने कौशल को साबित कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि क्या उनमें शीर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी चीजें मौजूद हैं। वेस ने टूर्नामेंट ब्रैकेट को देखा, लेकिन अपने पहले प्रतिद्वंद्वी को पहचाने में असफल रहे। मेक डिजाइनर लीमार से स्नातक था, जिसका नाम लाचलान कुर्बानोव था, और उसकी जोड़ीदार पायलट एक महिला थी, लिसा क्वांग। दूसरे दौर में उनकी उच्च रैंकिंग के कारण उनका पहला प्रतिद्वंद्वी कागज पर कमजोर व्यक्ति होना चाहिए। मैं किससे मजाक कर रहा हूँ? वेस ने अपना सिर हिलाया। उन परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ थे जिन्होंने उन्हें इतनी ऊंची रैंकिंग हासिल करने की अनुमति दी थी। मैं केवल भाग्य के कारण पिछले दौर से बाहर हो पाया। उन्होंने अपने विरोधियों को कम नहीं आंका। लाजलान और लिसा ने अपने रास्ते में कई उच्च कुशल प्रतिद्वंद्वियों को हराते हुए अंतिम दौर तक कड़ी मेहनत की। लाजलान को बाराकोवस्की के समान स्तर का एक महान मेक डिजाइनर होना चाहिए। इस बार कोई चालाकी नहीं थी। वेस ने अपने निर्धारित क्विक पोर्ट सिस्टम से संपर्क किया और काम करने के लिए बीच वाले सिस्टम को चुना। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसका दृश्य गोपनीयता स्क्रीन द्वारा अवरुद्ध पाया गया। वह अपने विरोधियों की जासूसी नहीं कर सकता था और परिस्थिति के अनुसार अपनी योजना को समायोजित नहीं कर सकता था। उन्होंने अप्रासंगिक विचारों को दूर किया और मौजूदा मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। अब मैं किस तरह का मैक डिजाइन करूं? क्या उन्हें स्वॉर्ड डांसर के डिजाइन को दोबारा दोहराना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए? विचार में दम था। उन्होंने पिछले दौर में डिजाइन को परिष्कृत करने में पहले ही काफी घंटे खर्च कर दिए थे, और हालांकि उन्होंने इसे जल्दबाजी में बनाया था, लेकिन डिजाइन ने युद्ध के मैदान में खुद को साबित कर दिया था। स्वॉर्ड डांसर की कमियों को दूर करने के लिए कुछ समायोजनों को लेकर उनका दिमाग पहले से ही घूम गया था। फिर भी अगर मैं किसी मौजूदा डिजाइन को रिसाइकल करूं तो क्या मैं उस्तादों को प्रभावित कर पाऊंगा? सिस्टम ने उसे एक मिशन दिया। उनका अंतिम उद्देश्य एक मास्टर मेक डिजाइनर के लिए प्रशिक्षु बनना था। वह पहले ही स्वॉर्ड डांसर का प्रदर्शन कर चुके थे। मास्टर्स को अपने काम के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करने के लिए उन्हें कुछ और अनोखा बनाना चाहिए। मास्टर्स एक आलसी प्रशिक्षु को काम पर नहीं रखना चाहते। यदि मैं स्वयं को आकर्षक बनाना चाहता हूं तो मुझे अपनी ओर से कुछ प्रयास करने होंगे। वेस ने एक क्षण सोचने के बाद विचार किया। एक मेक डिजाइनर जो हमेशा कोनों को काटता है, उसकी क्षमता उस व्यक्ति की तुलना में सीमित होती है जो हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। हालांकि वह दूर से देख रहे 5 मास्टर्स के दिमाग को नहीं पढ़ सका, लेकिन उसका मानना था कि वे वादे के साथ किसी को चुनना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए एक नई मशीन बनाते हैं। सबसे पहले वेस ने पिछले दौर में स्वॉर्ड डांसर के प्रदर्शन पर विचार किया। यह पता चला कि कैडेट लवजॉय अपने विरोधियों की प्रकृति के कारण अपनी ताकत नहीं दिखा सके। टेरोडैक्टाइल के विरुद्ध अंतिम द्वंद्व से पता चला कि वेस को सीमा के लाभ को कम करने के लिए एक साधन के साथ आना पड़ा। क्या मुझे एक हवाई मेक डिजाइन करना चाहिए या अपने मेक को बेहतर रेंज वाला हथियार देना चाहिए? वह उड़ान प्रणालियों में विशेषज्ञ नहीं थे। हालांकि वह क्विक फोर्ज के कैटलॉग द्वारा प्रदान की गई मानक उड़ान प्रणालियों को लागू करने के लिए पर्याप्त जानता था, लेकिन वे उनमें कोई सार्थक सुधार नहीं कर सका। गेज के टेरोडैक्टाइल ने पहले ही दिखाया है कि एक कुशल डिजाइनर उड़ान प्रणाली को किस हद तक आगे बढ़ा सकता है।
दूसरी ओर, एक दूरगामी हथियार को जोड़ना तलवार चलाने वाले यंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। कुछ लोगों ने इस बारे में बहुत ही कठोर राय व्यक्त की कि कैसे तलवारबाजों को कभी भी बंदूक नहीं रखनी चाहिए, यहाँ तक कि एक दिन की बैकअप पिस्तौल भी नहीं। इसके अलावा ऐसा भी नहीं था कि वह हथियार तकनीक में विशेषज्ञ था। वेस दोनों के बीच उलझा हुआ था। उन्होंने उस पर विचार किया जो उनके पायलट को पसंद था। उड़ान प्रणाली जोड़ने से मैच की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन इससे उसे अधिक विकल्प भी मिलेंगे। कैडेट लवजॉय को अंतर को पाटने के लिए केवल एक उपकरण की आवश्यकता है। उड़ान प्रणाली में का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। उन्होंने एक मीडियम मैक फ्रेम में एक स्लिम फ्लाइट सिस्टम जोड़ने का फैसला किया। यह मैक की शीर्ष गति को नहीं बढ़ाएगा और न ही इसे हवाई कलाबाज में बदल देगा। उसे अपनी मशीन को पिस्तौल के बिना भी हवाई खतरों का जवाब देने के लिए पर्याप्त उपकरण देने चाहिए। अब जब उन्होंने अपनी मशीन की बुनियादी विशेषताएं निर्धारित कर लीं, तो वेस ने अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से हावी होने देकर अंतराल को भर दिया। वह अपने दिमाग में डूब गया और अपने एक्स फैक्टर को उजागर करने के लिए अपने मैक के लिए एक उपयुक्त उद्देश्य से मेल खाने की कोशिश की। फिर, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वियों ने पहले से ही अपने डिजाइनों पर काम करना शुरू कर दिया था, वेस ने अभी भी एक मानसिक तस्वीर तैयार करने पर काम किया। अजीब असमानता ने भीड़ का ध्यान खींचा। वह आकाशगंगा में क्या कर रहा था? वेस ने इस तरह के विचारों को नजरअंदाज कर दिया और स्वॉर्ड डांसर के अंतिम क्षणों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। गुस्सा, अपमान और बेबसी। कैडेट लवजॉय के पास अपने प्रतिद्वंद्वी के तिरस्कार से लड़ने का कोई साधन नहीं था। उनके मन में उस पायलट के अंतिम भाग्य की भी याद आ रही थी जिसने गेज की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। मेरा अगला सदस्य एक जल्लाद होगा। यह कोई राक्षस या देवदूत नहीं है। यह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काट देता है, चाहे लक्ष्य कितना ही दुर्गम क्यों ना हो। इसकी तलवार इसका औजार और पद का चयन दोनों है। यह केवल मैचेस को निष्पादित करता है, लोगों को नहीं। इसकी तलवार उस चीज को कभी नहीं काटेगी जिसे काटना नहीं है। मन में एक मजबूत इरादे के साथ वेस ने अपनी आंखें खोलीं और क्विक पोर्ट सिस्टम चालू कर दिया। उन्होंने विस्तृत सूची खोली और विवरणों की अधिक परवाह किए बिना कई हिस्से चुन लिए। उन्होंने अपने इरादे और अंतर्ज्ञान को यह तय करने दिया कि किन हिस्सों को चुनना है। उसने एक भारी 2 हाथ वाली तलवार से शुरुआत की जो सिर के साथ साथ अन्य अंगों को काटने के लिए भी उपयुक्त थी। तलवार को समायोजित करने के लिए उन्होंने एक मजबूत धड़ और मजबूत भुजाओं का चयन किया और एक शक्तिशाली मंच प्रदान करने के लिए कुछ हद तक ठोस पैर। अपने जल्लाद को शक्ति देने के लिए उन्होंने एक उच्च प्रदर्शन पावर रिएक्टर और एक मध्यम तीव्रता वाले इंजन मॉडल को चुना। अधिक शक्तिशाली इंजन ने थोड़ा अधिक वजन बढ़ा दिया, इसलिए वेस ने सबसे मजबूत मॉडल को छोड़ दिया। उनकी अब तक की पसंद का मतलब यह था कि भारी अंग होने के बावजूद उनकी मशीन में पर्याप्त गतिशीलता थी। हालांकि इसने स्वॉर्ड डांसर को परिभाषित करने वाली चपलता खो दी, लेकिन इसने इसकी भरपाई कच्ची शक्ति से की। जहां तक उड़ान प्रणाली की बात है, सबसे पहले इसे लवजॉय की तलवारबाजी में यथासंभव बाधा डालने से बचना चाहिए। उड़ान प्रणालियों में दक्षता की कमी के कारण वेस कैटलॉग से केवल एक डिफ़ॉल्ट कॉम्पैक्ट मॉडल चुन सका। इसमें 2 मोटी ट्यूबें थीं जिनमें से प्रत्येक पर एक खुला हुआ पंख था। हालांकि यह विकृत पेड़ों की एक जोड़ी की तरह है, फिर भी इसने जितनी जगह ली उसके लिए पर्याप्त मात्रा में जोर प्रदान किया। इस प्रणाली का एकमात्र बड़ा नकारात्मक पहलू यह था कि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद होती थी। चूंकि मेरी मशीन किसी भी ऊर्जा हथियार का उपयोग नहीं कर रही है, मैं ऊर्जा व्यय से बच सकता हूं। वेस ने विचार किया और अपनी पसंद के साथ आगे बढ़े।
घटकों के अपने चयन की पुष्टि करने के बाद उन्होंने सभी को एक साथ रखना शुरू कर दिया। उन्होंने उड़ान प्रणाली को धड़ के पीछे एकीकृत करने से शुरुआत की। सौभाग्य से उन्होंने जो धड़ मॉडल चुना उसमें एक मानकीकृत अनुलग्नक प्रणाली थी जो उड़ान प्रणालियों को आसानी से जोड़ने की अनुमति देती थी। हालांकि वह दो घटकों के विलय को काफी तेजी से पूरा कर सकता था, वह इस मूल लेआउट से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने कनेक्शन को मजबूत करके और उड़ान प्रणाली में कुछ और अनावश्यक बिजली लाइनों को जोड़कर अनुलग्नक बिंदु को संशोधित किया। वह उसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहता था जिसका सामना टेरोडैक्टाइल को करना पड़ा था जब वे अपनी उड़ान प्रणालियों में बिजली स्थानांतरित करने का कोई साधन खोजने में विफल रहा था। उड़ान प्रणालियों को ठीक से एकीकृत करने पर 2 घंटे बिताने के बाद वेस ने बाकी की ओर रुख किया। पावर रिएक्टर और इंजन स्थापित करने से कोई समस्या नहीं हुई। क्षति पहुंचाने के लिए उसकी मशीन की गति और यांत्रिक शक्ति पर निर्भरता के कारण उसने अंगों का थोड़ा अधिक ध्यान रखा। अधिक शक्तिशाली कृत्रिम मांसपेशी लेआउट को समायोजित करने के लिए उन्होंने विशेष रूप से मोटे अंगों का चयन किया। वेस ने यह सुनिश्चित करने में काफी समय बिताया कि आंतरिक चीजें अच्छी थीं। इससे उसके पास 3 घंटे और बचे। उन्होंने अपनी जलाद की कवच योजना को अनुकूलित करने में परिश्रम पूर्वक पूरा 1 घंटा बिताया। उन्होंने इसे और अधिक मजबूत बनाया और इसमें कई सख्त किनारे जोड़े। इससे उसका मेक और अधिक खतरनाक दिखने लगा। उन्होंने अपना शेष समय संपीड़ित कवच के उत्पादन में बिताया। हालांकि वह चाहता था कि उसके पास बेहतर तरीकों और अधिक परिष्कृत फार्मूलों तक पहुंच हो, लेकिन भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते थे।